Hello friends, welcome to ACUPSC. So in this lecture video series we are discussing सुप्रीम कोर्ट। जैसे आपको पता होगा हम लोग लूसेंट बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। ये पार्ट 6 है, ठीक है। पार्ट 6 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग हम लोग लूसेंट क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज तो आप लोगों ने जाहिर है लक्ष्मीकांत पढ़ा ही होगा, साथ ही साथ एनसीईआरटी भी पढ़ी होंगी। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ हो जाता है ना जब रिवीजन का प्रॉब्लम होता है। रिवीजन कैसे करें, तो आई वुड सजेस्ट दैट लूसेंट इज़ द बेस्ट बुक बाय विच यू कैन रिवाइज योर सब्जेक्ट, ठीक है। तो एज एन पॉलिटी के लिए भी वही होता है कि लूसेंट से आप बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो। इसमें सारा टर्म्स जो है बहुत सही से मतलब क्लिप्स वे में दिया गया है, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, उस प्रोविजन है जो स्टैब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। तो देखो, सबसे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखोगे तो ये कहाँ पे दिया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1773 में स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया था, ठीक है। उसके बाद आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 बताता है सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन। तो फ्रॉम 1949 अपील्स टू प्रीवी काउंसिल वेयर अबॉलिश्ड ऑल टुगेदर एंड एंटायर एपीलेट जुरिडिक्शन जो है वॉज वेस्टेड इन फर्स्ट राउंड कोर्ट। उसके बाद ऑन जनवरी 26 1950 फेडरल कोर्ट जो है वो गेव वे, मतलब फेडरल कोर्ट गेव वे टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जनवरी 26 1950 को फेडरल कोर्ट ने गेव वे टू सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टिपुलेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली। मतलब आर्टिकल 130 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ होना चाहिए, सिट इन दिल्ली और इन एनी सच अदर प्लेसेस और प्लेसेस एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विथ अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट, ठीक है। मतलब या तो वो दिल्ली में होना चाहिए या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के कंसल्ट के साथ बताए कि वो उसको कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बैठाया जाए। फिर आफ्टर इट्स इनाग्रेशन, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इनाग्रेशन ऑन जनवरी 28 1950 एपेक्स कोर्ट जो है वो कमेंस करता है उस अपना सेटिंग इन अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट हाउस। साथ ही साथ कोर्ट जो है वो मूव्ड इनटू, मतलब कोर्ट मूव्ड इनटू द प्रेजेंट बिल्डिंग एट तिलक मार्ग ऑन अगस्त 4 1958, ठीक है। तिलक मार्ग में है ना यहीं पे। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 जो है वो एनविसाज करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है विद द चीफ जस्टिस एंड 7 पुशिंग जज लिविंग इट टू द पार्लियामेंट टू इंक्रीज दिस नंबर। अब देखो, एज द वर्क ऑफ कोर्ट इंक्रीजेज, जैसे जैसे वर्क जो है वो इंक्रीज करते जाता है और एरर्स ऑफ केसेस बिगैन टू क्यूमुलेट, मतलब पाइल अप होते जाता है, बढ़ते जाता है। पार्लियामेंट इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम 7 इन 1950 टू 10 इन 1956, 13 इन 1960, 17 इन 1977, 25 इन 1986, 30 इन 2009 एंड 33 इन 2019, है ना। यहाँ बोला गया है ना कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 वो क्या इन्विसाज करता है, वो क्या बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 उसके साथ जज होंगे जो बेसिकली लिविंग टू पार्लियामेंट टू इंक्रीज दिस नंबर। मतलब पार्लियामेंट के साथ साथ वो नंबर अपना बढ़ाते जाएंगे। अब देखो, नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज देखोगे तो प्रेजेंट रामनाथ कोविंद अगस्त 2019 साइन द लॉ बिल जो बेसिकली क्या बताता है कि आप इंक्रीज कर सकते हो सैंक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 30 टू 33 बिसाइड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल कितना हो गया, 33 प्लस 1 क्या है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बाकी 33 जज हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल वॉज जो है वो पास किया गया था पार्लियामेंट इन आइदर हाउस इन अगस्त 2019। और प्रेजेंट स्ट्रेंथ आप देखोगे तो कोर्ट का 33 है इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग है, सॉरी मैंने यहाँ पे 34 बता दिया, तो 33 है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आफ्टर द लॉ केम इनटू फोर्स द सैंक्शन स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट इज 34। ओह सही है, 34 ही है इंक्लूडिंग सीजेआई को इंक्लूड करके टोटल कितना है, 34 है। अब देखो यहाँ पे प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है इंग्लिश ओनली, एज एन लैंग्वेज क्या है वो इंग्लिश ओनली है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2030 जो है वो रिप्लेस करता है 1966 रूल्स को जो बेसिकली हैव बीन फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो रेगुलेट करता है द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 और 2 में है। साथ ही साथ इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही थिंक्स अप्रोप्रिएट, ठीक है। अगर अपॉइंट करते हैं इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट
क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं सच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज हिज कोर्ट एज ही थिंक्स अप्रोप्रिएट, जिनको वो चाहे उनको वो कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक पर्सन जो है वो क्वालिफाइड है फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कौन सा मतलब उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर बीइंग अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, हैज़ बीन हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। उसके बाद हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, मतलब देखो फॉर 2 और मोर कोर्ट इन अ सक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स, मतलब इसका कहना है ना कि सबसे पहले तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, दूसरा वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 साल के लिए, या फिर और वो एडवोकेट होने चाहिए 10 साल के लिए, ठीक है, इन हाई कोर्ट। साथ ही साथ नो मिनिमम एज और फिक्स्ड पीरियड ऑफ ऑफिस इज प्रिस्क्राइब फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीसेस टू बी ऑन अटेनिंग एज ऑफ 65, मतलब उनका कार्यकाल 65 साल होना चाहिए, ठीक है, मतलब कब एंड होगा, तो जब वो 65 ईयर से अबव हो जाएंगे। तो उसके बाद रिजाइनिंग इन राइटिंग एड्रेस टू प्रेसिडेंट, मतलब वो उनका रेजिग्नेशन वो किन को लिख के रेजिग्नेशन दे सकते हैं, तो प्रेसिडेंट को, मतलब एज इन वो अपॉइंट भी प्रेसिडेंट और रिमूव मतलब रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट। ऑन बीइंग रिमूव बाय प्रेसिडेंट द ओनली ग्राउंड फॉर द सच रिमूवल, मतलब सिर्फ 2 ही ग्राउंड है ऑन विच अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड, दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में दिया गया है। प्रोसीजर फॉर रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, क्या क्या प्रोसीजर है, मतलब कैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच कर सकते हो, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, अभी तक वैसा कुछ कभी हुआ नहीं है। देखो ये मोशन जो है वो एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट को, जो बेसिकली साइन किया जाता है एटलीस्ट 100 मेंबर फ्रॉम लोकसभा और 50 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, मतलब एक मेंबर मतलब आप एक मोशन आपको चलाना पड़ेगा, जो बेसिकली अगर आप देखोगे तो 100 मेंबर जो है वो राज्यसभा लोकसभा से उस मोशन पे साइन करवाना पड़ेगा, और 50 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा से ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन। मोशन जो है बेसिकली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा बाय कमिटी ऑफ 3, दैट इज जो मोशन जो जैसे कि यहाँ पे हुआ ना एड्रेस किया गया मोशन को प्रेसिडेंट के द्वारा 100 फ्रॉम लोकसभा 50 फ्रॉम राज्यसभा, ये जो मोशन जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा बाय कमेटी, और उस कमेटी में मेंबर कितने होंगे, तो 3 होंगे, और 3 मेंबर में से 2 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा। ये जो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट जो होंगे ये प्रेसिडेंट जाहिर चुनेंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा ही चुने जाएंगे, और उसके बाद कमेटी जो है अगर पाता है फाइंड द जज गिल्टी, तो रिपोर्ट ऑफ कमेटी इज कंसिडर्ड इन हाउस वेदर द मोशन इज पेंडिंग। अब देखो अगर इफ मोशन इज passed in each house by a majority of total membership of the house and majority of not less than, ये कौन सा हो गया, स्पेशल मेजोरिटी हो गया, और 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, दोनों होना चाहिए, दैट इज मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है ना, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो एड्रेस जो है प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के पास, जज जो है रिमूव किए जाते हैं आफ्टर प्रेसिडेंट गिव्स हिज ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑन सच एड्रेस, ठीक है, समझ में आ गया। 100 मेंबर चाहिए लोकसभा से, 50 मेंबर चाहिए राज्यसभा से, कि आप एक मोशन मूव करो, उस मोशन को चेक करेगा एक कमेटी, कमेटी में रहेंगे 3 मेंबर, 3 मेंबर में से 2 जज रहेंगे, एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट रहेंगे। उसके बाद अगर कमेटी को मिलता है कि हाँ ठीक है जज गिल्टी है कि नहीं है, तो उसके बाद एक मोशन फिर से पास किया जाएगा। वो मोशन जो है बेसिकली 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग एंड 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होना चाहिए। जज जो है रिमूव किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, और साथ ही साथ हिज ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑन सच एड्रेसेस। अब प्रोसीजर क्या है इम्पीचमेंट का, तो प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट इज सेम फॉर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दोनों सेम है। जैसे ही रिटायरमेंट होगा जज का ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ही कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब वो फिर से वो एज इन जज नहीं बन सकते हैं अगर वो एक बार रिटायर हो जाते हैं तो। हालांकि उनको एज इन कभी कभी रखा जाता है, लेकिन एज इन ऑफिशियल मेंबर ऑफिशियली नहीं बन सकते हैं, ठीक है। सॉरी, देखो ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर एम्बिट ऑफ RTI राइट टू इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट on November 13, 2019 held that the office of Chief Justice of India is a public authority and fall within the ambit of Right to Information Act, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के द्वारा अब बोला गया था। अब देखो जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 3 फोल्ड, तो देखो जुरिडिक्शन मतलब थ्री जुरिडिक्शंस है, ये पहला है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, दूसरा है एपेलेट जुरिडिक्शन और तीसरा है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ठीक है। अब देखो disputes between the states of union or between the union and any state is within exclusive या फिर ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद से जा सकता है पूछताछ के लिए या फिर खुद से जा सकता है
प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ये आर्टिकल 131 में दिया गया है। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है, जो टू एंटरटेन एन एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 32, ये आर्टिकल 32 हम लोगों ने पढ़ा था, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिट पिटिशन है ना, फॉर इशू ऑफ रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब किसी का कहीं पे फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है, तो एज इन विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कैन एंटरटेन एन एप्लीकेशन। साथ ही फंडामेंटल राइट्स इज ट्रीटेड एज अ ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दो कॉल्ड रिट जुरिडिक्शन, लेकिन जिसको रिट जुरिडिक्शन बोला जाता है, लेकिन वो होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फॉर फ्रॉम ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये तो आपको पता होगा, सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। उसका सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन है एज वेल एज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन हाईएस्ट सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है ना। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट शैल बी a court of record and shall have all the powers of such a court, included the power to punish the contempt of itself. Also Supreme Court may hear appeals by granting special leave against any kind of judgment or other may be any court or tribunals except a military tribunal. उसके बाद अंडर एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, कैन गिव इट्स ओपिनियन और एनी मैटर ऑन लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस रेफर टू एट इट्स बाई प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 143 में दिया गया है। ठीक है, जैसे देखो अयोध्या में डिस्प्यूट हुआ था ना, उसको रिजॉल्व कैसे किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया नवंबर 9, 2019 इन द फेवर ऑफ राम टेम्पल और डिस्प्यूट ऑफ 2.77 एकड़ प्लॉट ऑफ अयोध्या। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपना डिसीजन दिया। तो ऑर्डर जो है वो पास किया गया 5 जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा, जो हेड किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के द्वारा। कोर्ट जो है, मतलब द कोर्ट्स रूलिंग कम अंडर 136 ईयर आफ्टर द फर्स्ट केस ऑफ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद इशू वॉज फाइल्ड। मतलब कब, ये जब केस फाइल हुआ था ना, उसके 136 साल के बाद ये जजमेंट आया। ठीक है, 9 ईयर आफ्टर द इलाहाबाद हाई कोर्ट डिलीवर्ड अ जजमेंट दैट ईच ऑफ द 3 मेन पार्टीज, तीनों जैसी दैट मेन पार्टी, मतलब इलाहाबाद कोर्ट ने 9 साल पहले जजमेंट दिया था कि तीनों मेन पार्टीज दैट इज सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखार एंड राम लल्ला विराजमान गेट्स एन इक्वल पोर्शन ऑफ द डिस्प्यूट लैंड मेजरिंग 2.77 एकड़। उसका फाउंडेशन स्टोन ऑफ राम टेम्पल जो है वो बेसिकली लेट डाउन किया गया था बाई पीएम एट राम जन्मभूमि इन अयोध्या ऑन 5 अगस्त 2020, है ना। उसके बाद देखो दूसरा जजमेंट है ट्रिपल तलाक, जो कि पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। देखो मुस्लिम वुमेन दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019, जिसको हम लोग ट्रिपल तलाक के नाम से भी जाना जाता है ना, जानते हैं, वो पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा ऑन जुलाई 30, 2019। लोकसभा ने पास किया, मतलब इट अर्लियर विद मेजोरिटी ऑफ 303 विद 82 वोटिंग अगेंस्ट इट, और राज्यसभा ने इसको पास किया, इतना से वो नहीं जानना है। बिल जो है क्या करता है, ये डिक्लेरेशन करता है कि डिक्लेरेशन ऑफ तलाक इंक्लूडिंग इन रिटन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू बी अवॉइडेड, मतलब आप लिख के या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फोन से नहीं बोल सकते, और नॉट एनफोर्सेबल इन लॉ एंड इलीगल। इट डिफाइंस दैट तलाक एज अ तलाक ए इबादत और एनी अदर similar forms of तलाक pronounced by Muslim man resulting in instant and irrevocable divorce। ठीक है, मतलब तुरंत आप तलाक बोल दिए और तलाक हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आप एक बार पढ़ लोगे ये, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट जो है इज़ द हेड ऑफ जुडिशरी इन स्टेट। हाई कोर्ट जो है वो हेड ऑफ जुडिशरी है स्टेट में। ठीक है, सेंट्रल हम लोग देख लिए थे सुप्रीम कोर्ट है। देखो देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री और देयर हैविंग जुरिडिक्शंस ओवर मोर देन 1 स्टेट। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी हाई कोर्ट है जिसका जुरिडिक्शन जो है वो मोर देन 1 स्टेट है। तो देयर आर 6 हाई कोर्ट है जिसका जुरिडिक्शन मोर देन 1 क्या है। There are 24 high courts in the country having jurisdiction more than 1 state. There are 6 high court जिसका jurisdiction more than 1 court है। जैसे कि देखो इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास, राजस्थान have 11 permanent benches among themselves। ठीक है, कितना है, 11 permanent benches among themselves। अगर आपको नाम जानना है ना तो मैं वो बता भी सकता हूँ। देखो अगर मान लो आप यहाँ पे देख लो, कहाँ गया, इलाहाबाद 6 हाई कोर्ट है ना, देयर आर 6 हाई कोर्ट हैविंग 11 परमानेंट बेंचेस अमंग देमसेल्फ, और 24 हाई कोर्ट है। कुछ ऐसा हाई कोर्ट है जो मतलब एक से ज़्यादा स्टेट को डील करता है। ठीक है, चलिए वो बाद में देख लेते हैं। ओनली कर्नाटका हाई कोर्ट हैज़ 2 सर्किट्स बेंचेस एट धारवाड़ एंड
गुलबर्ग। अब देखो अमॉन्ग द यूनियन टेरिटरी दिल्ली अलोन ऐसा है जिसके पास हाई कोर्ट है ऑफ इट्स ओन। एक ही यूनियन टेरिटरी है जो दिल्ली है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है, और अदर 6 यूनियन टेरिटरी जो है वो कम अंडर जुरिडिक्शंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हाई कोर्ट। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो चंडीगढ़ देख लोगे तो वो एज इन चंडीगढ़ के अंतर्गत आता है। केरला में क्या क्या आता है, केरला का अपना और लक्षद्वीप आता है। मद्रास में आप देखोगे तो पौंडीचेरी आता है और तमिलनाडु आता है, और गुवाहाटी में आसाम, नागालैंड और मिजोरम तीनों गुवाहाटी में अंदर आता है। ठीक है, अब देखो एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट, आप लोग समझ लोगे, मैं समझ लिया ना मैंने क्या क्या बोला। पंजाब और हरियाणा, पंजाब प्लस हरियाणा जो है उसमें कौन सा आता है, हरियाणा का अपना, पंजाब एज इन स्टेट और चंडीगढ़ तीनों। ठीक है, उसके बाद केरला में ये लक्षद्वीप प्लस तमिलनाडु। ओके, नहीं केरला में लक्षद्वीप प्लस केरला, हाई कोर्ट का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मद्रास का अपना दैट इज तमिलनाडु प्लस पौंडीचेरी, और गुवाहाटी में एज इन गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है वो कौन से स्टेट को वो मतलब हैंडल कर रहा है। ठीक है, कौन से स्टेट को हैंडल कर रहा है वो मैं बता रहा था, है ना। तो इसमें आसाम होगा, नागालैंड होगा प्लस मिजोरम भी होगा। ठीक है, आई होप दैट आई हैवेंट सेड एनीथिंग रॉन्ग। अगर कुछ गलती से अगर गलत निकल गया हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, देखो एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। साथ ही साथ इन मेकिंग अपॉइंटमेंट एज अ हाई कोर्ट जज, प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है ना। किसी भी जज को अपॉइंट करने से पहले कंसल्टेशन होता है। ठीक है, वहीं पे अगर आप देख लोगे प्रेसिडेंट भी कंसल्ट करता है, और यहाँ पे एज इन चीफ मिनिस्टर, सॉरी हाँ, यहाँ पे एज इन मेकिंग हाई कोर्ट, तो प्रेसिडेंट कैन यहाँ पे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, गवर्नर ऑफ द स्टेट को और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कंसल्ट करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जज ऑफ हाई कोर्ट जो है इन इंडिया वो बेसिकली एडमिनिस्टर करते हैं ओथ ऑफ ऑफिस बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर द पर्पस। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। जज ऑफ हाई कोर्ट जो है मतलब हाई कोर्ट इन इंडिया, ये बेसिकली एडमिनिस्टर करते हैं ओथ ऑफ ऑफिस बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट और पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर द पर्पस। जज ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अपना ऑफिस कब तक हेल्ड करते हैं, तो 62 ईयर्स। वहीं सुप्रीम कोर्ट का देख रहे थे तो 65 ईयर्स था। ठीक है, देखो फिर देख लेते हैं। जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, जज ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया, ये एडमिनिस्टर करते हैं अपना ओथ ऑफ ऑफिस बाय गवर्नर, और वहीं पे सुप्रीम कोर्ट का जो जज था वो प्रेसिडेंट के पास अपना ओथ लेते थे। अपॉइंट भले वो प्रेसिडेंट के साथ ही होते थे, यहाँ भी हाई कोर्ट का जज भी अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही, लेकिन ओथ जो है वो गवर्नर के पास लिया जाता है ऑफ द स्टेट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिज फॉर द पर्पस। हाई कोर्ट जज जो है वो कैन लीव हिज ऑफिस, कैसे, बाय रेजिग्नेशन इन राइटिंग एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज भी क्या करते थे, एज इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ही अपने ऑफिस को लीव कर सकते, रिजाइन कर सकते थे, बाय बीइंग अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और बीइंग अ ट्रांसफर टू एनी अदर हाई कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट, या फिर बाय रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट जो है बेसिकली सेम है एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे हम लोगों ने बताया था ना, 100 ये प्रपोजर चाहिए लोकसभा से और 50 चाहिए राज्यसभा से। उसके बाद एक कमेटी बैठेगी 3 मेंबर की, जिसमें 2 जज रहेंगे, एक ज्यूरिस्ट मेंबर रहेगा। उसके बाद अगर वो बताता है कि हाँ ठीक है मोशन पास करो, तो 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ये होना चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हो। अब क्वालिफिकेशन क्या है जज ऑफ हाई कोर्ट, देखो हम लोग कंपेरेटिवली देख लेंगे। मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बता दूंगा और आप हाई कोर्ट के यहाँ से देख लोगे। देखो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट अबव 62 years of the age for being of a high court and 65 year of age for being a supreme court, है ना। must be held the office of 10 years as a judicial office in territory of India, तो 10 साल जुडिशियल ऑफिस और एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। समझ रहे हो ना, ये 10 साल एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी होता है। साथ ही साथ अगर वो 5 साल हाई कोर्ट के जज रहे हैं, है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है क्या, 10 ईयर जुडिशियल ऑफिशियल या 10 साल एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट रहे तो, और 2 और मोर सच कोर्ट्स इन अ सेशन ऑफ इंडिया। सैलरी और अलाउंस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जज जो है वो बेसिकली चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर। ये कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 202 की क्लॉज 3D में। उसके बाद जैसे ही रिटायरमेंट होता है, आफ्टर रिटायरमेंट अ परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट, मतलब इनको फिर से कहीं और आप काम में नहीं रख सकते हो। ठीक है, प्लीड और एक्ट एज अ कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन द इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन विच ही हैज़ नॉट वर्कड, है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ हाई कोर्ट सीट्स और जुडिक्शन दिया गया है, वो आप खुद से देख लोगे एक बार, है ना।
अब देखो हम लोग यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन में आते हैं। देखो सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप इन इंडिया इज लुकिंग टूवर्ड्स द फेडरलिज्म, मतलब विच हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। ये बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन ये कहाँ से डिराइव किया गया है, तो ये कनाडा से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बीइंग अ फेडरल इन स्ट्रक्चर, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल है स्ट्रक्चर में। ये डिवाइड करता है ऑल द पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बेसिकली फेडरल है स्ट्रक्चर में डिवाइड करता है अपना पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल में। ठीक है, आपको पता होगा। हाउएवर देखा जाए तो नो सच डिवीजन किया जाता है जुडिशियल में, जुडिशरी में ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम टू इन्फोर्स बोथ द सेंट्रल लॉ एज वेल एज स्टेट लॉ। ये आपको समझ में आया। वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है फॉर अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जैसे कि देखो लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट आता है, लिस्ट 2 में स्टेट लिस्ट आता है और लिस्ट 3 में कॉन्करेस्ट लिस्ट आता है। ये कहाँ पे मेंशन है, ये 7th शेड्यूल में है। ठीक है, फिर से देख लें। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखो यूनियन लिस्ट, तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो अपने लिस्ट में, मतलब यूनियन लिस्ट में विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन यूनियन लिस्ट वो अपना लॉ बना सकता है। ठीक है, सॉरी, दिस लिस्ट हैज़ द एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट। ओरिजिनली देखा जाए तो 97 सब्जेक्ट था, बट एट प्रेजेंट अभी कितना हो गया है आपको याद रखना है। तो 97 सब्जेक्ट है, 97 सब्जेक्ट था, अभी 100 सब्जेक्ट है। जैसे कि डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स हो गया, सेंसस हो गया, ऑडिट हो गया, पोस्टल सर्विसेज हो गया, रेल, एयर, वाटर, ट्रांसपोर्ट, ब्रॉडकास्टिंग, फॉरनी। ठीक है, इतना सारा हो गया। अब देखो स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, कोई भी मैटर जो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है तो आप एज इन बना सकते हो लॉ। तो दिस हैज़ एट प्रेजेंट 61 सब्जेक्ट। तो पहले कितना था, 66 सब्जेक्ट था, अब कितना हो गया है, 61 सब्जेक्ट हो गया है। वहीं सेंटर लिस्ट में कितना है, तो अभी 100 हो गया है, पहले कितना था, 97 था, है ना। मतलब इसका मतलब हो क्या रहा है, कुछ एज इन स्टेट लिस्ट जो है वो सेंटर में जाके अटैच हो जा रहा है। लाइक पब्लिक सर्विस, पब्लिक ऑर्डर पॉलिसी, है ना, अब देख लोगे। अब देखो concurrent list, तो both parliament and the state legislature can make law with respect to any of the matters enumerated in the concurrent list। देखो पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है कंकरेंट लिस्ट में, लेकिन अगर दोनों में टसल होता है तो जीतेगा कौन, पार्लियामेंट, है ना, सेंटर जीत जाएगा। तो लिस्ट जो है उसके पास एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट है। ओरिजिनली कितना था इसके पास, 47 था, है ना। एज इन आपको अब याद रहेगा। तो अगर मान लो यूनियन लिस्ट में देखोगे तो यूनियन में अभी कितना है, 100 है, पहले कितना था, 97। वहीं स्टेट लिस्ट में अभी कितना है, स्टेट लिस्ट में आप देख लो तो अभी 61 है, पहले कितना था, 66 था। और कॉन्करेंट लिस्ट में कितना है, तो 52 है, पहले कितना था, 47 था, है ना। अब आपको पता हो जाएगा। अब देखो 52 सब्जेक्ट, ओरिजिनली 47 था। लाइक नेशनल वाटरवे, क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज, डाइवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, है ना। देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 वाला जो है वो ट्रांसफर करता है 5 सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। देखो लिस्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट देखा जाए तो देखो 5 सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में चला गया। कौन सा, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शंस ऑफ वाइल्ड एनिमल, साथ ही साथ एंड बर्ड, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। पार्लियामेंट के पास पावर है कि क्या कर सकता है, वो अपना लॉ बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन स्टेट, दो दैट मैटर जो है इज वन विच इज इनोमिनेटेड इन स्टेट लिस्ट। ठीक है, फिर से बताते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ इंडिया जो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी दो दैट मैटर इज इन ऑन विच एन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट। द प्रोविजन जो है हैज़ अ रेफरेंस टू यूनियन टेरिटरी ऑफ एक्वायर्ड टेरिटरी। मतलब एक्वायर्ड, सीधा सीधी ये कहना है कि एक्वायर्ड टेरिटरी में भी पार्लियामेंट जो है वो अपना लॉ बना सकता है।
उसके बाद 101st अमेंडमेंट एक्ट 2060 जो है वो एक स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी लेके आ गया था, जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज्ड ऑन यूनियन और बाय स्टेट। ठीक है, फर्दर द पार्लियामेंट के पास एक एक्सक्लूसिव पावर है जिसमें वो लॉ बना सकता है विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, जहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है बोथ टेक प्लेस इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स। अब देखो रेसिडुअरी पावर, कुछ बचा कुचा पावर होगा। देखो पावर जो मतलब पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू रेसिडुअरी सब्जेक्ट, दैट इज रेसिडुअरी सब्जेक्ट मतलब वैसा मैटर जिस विच आर नॉट इन्यूमरेटेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। कुछ ऐसा भी सब्जेक्ट होगा तो तीनों लिस्ट में नहीं होगा, तो वो किस पे ऊपर आता है, वो पार्लियामेंट के ऊपर आता है कि वो वैसे रेसिडुअरी सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाएंगी। और रेसिडुअरी पावर ऑफ द लेजिस्लेशन जो है इंक्लूड करता है पावर टू लेवी रेसिडुअरी टैक्सेस। अब देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल चलिए एक बार देख लेते हैं। 247 ये क्या कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट जो प्रोवाइड करेगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोड। आर्टिकल 249 ये पावर ऑफ पार्लियामेंट है जो लेजिस्लेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। फिर आर्टिकल 250 पावर ऑफ द पार्लियामेंट जो बेसिकली लेजिस्लेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। आर्टिकल 252 पावर ऑफ द पार्लियामेंट जो लेजिस्लेट करेगा फॉर 2 और मोर स्टेट्स by consent and adoption of such legislations by any other state. फिर article 243 legislation for giving effect to the international agreement. article 257 control of the union over state in certain cases. उसके बाद article 262 adjudications of dispute relating to water of interstate rights or river valleys. आर्टिकल 268 ये ड्यूटीज लेविड बाय यूनियन बट कलेक्टेड बाय द अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, मतलब ऐसा कुछ है ड्यूटी जो मतलब टैक्सेस जो यूनियन के द्वारा लगाया जाएगा लेकिन कलेक्ट जो किया जाएगा वो स्टेट के द्वारा किया जाएगा, है ना। आर्टिकल 268A ये सर्विस टैक्स है जो बेसिकली लगाया जाएगा यूनियन के द्वारा और कलेक्ट और अप्रोप्रिएट किया जाएगा यूनियन और स्टेट्स के द्वारा, रिपील्ड मतलब स्टेट्स रिपील किया जाएगा, है ना। चलिए अब देख लीजिएगा, है ना। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, जिसमें है क्या कि आर्टिकल 249 के अंतर्गत अगर राज्यसभा डिक्लेयर करता है कि ये नेसेसरी है इन नेशनल इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाए विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट, तो पार्लियामेंट जो है वो कॉम्पिटेंट बन जाता है उस तरह का लॉ को बनाने के लिए या फिर उस मैटर में लॉ को बनाने के लिए। मतलब इसका जाहिर है यही कहना है कि राज्यसभा जो है वो अगर चाहे तो किसी स्टेट के लिए या फिर अपने स्टेट के लिए सेंटर को बोल सकता है कि आप उस मैटर में लॉ बनाइए, है ना। ये किसके अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 249 के अंतर्गत आएगा। वैसा रिजोल्यूशन सच रिजोल्यूशन जो है जो कि राज्यसभा बनाएगा वो कितना से पास होना चाहिए, तो मस्ट बी सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। साथ ही साथ रिजोल्यूशन जो है वो रिमेन रहता है इन फोर्स फॉर 1 ईयर और इट कैन रिन्यू एनी नंबर ऑफ टाइम्स बट नॉट एक्सीड 1 ईयर एट अ टाइम, है ना। उसके बाद लॉ जो है वो सीज करता है टू हैव अ इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ आफ्टर द रिजोल्यूशन हैव बीन सीज टू बी इन फोर्स। साथ ही साथ ये जो प्रोविजन जो है वो डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉ ऑन द सेम मैटर। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए आगे क्या कहता है, पार्लियामेंट जो है वो क्या एक्वायर करता है, तो पावर एक्वायर करता है। क्यों, तो वो लेजिस्लेट कर सकता है मतलब रूल बना सकता है, रूल कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस ऑन मैटर इन द स्टेट लिस्ट, है ना। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के मैटर में वो स्टेट लिस्ट में वो लेजिस्लेट कर सकता है। वाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द प्रेसिडेंट रूल, मतलब आर्टिकल 356 के बारे में बता रहा है, व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो लॉ जो है वो इनअप्रोप्रिएटिव हो जाता है एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट। अब देखो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 253 ये बता रहा है, तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है ऑन एनी मैटर इन स्टेट लिस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स और द कन्वेंशंस। साथ ही साथ ये जो प्रोविजन जो है इनेबल करता है सर्टेन गवर्नमेंट जो फुलफिल करेगा इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एंड कमिटमेंट को, ठीक है। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखते हैं, तो आर्टिकल 253 और से लेकर 263 ऑफ पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या बताता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बताता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। फिर से देखते हैं, देखो कौन सा सेक्शन है मतलब पार्ट है, तो पार्ट 11 ऑफ आर्टिकल 256 से लेकर 263 वो बेसिकली क्या करता है, वो सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बताता है। बिसाइड दिस
देयर आर वेरियस अदर आर्टिकल जो पर्टेन करता है टू सेम मैटर। आर्टिकल 312 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि आप ऑल इंडिया सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ राज्यसभा रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। मतलब आर्टिकल 312 जो है वो क्या कहता है कि पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि राज्यसभा जो है वो पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है, मतलब लोकसभा को, सॉरी, राज्यसभा ऑथराइज करता है कि आप ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए रेजोल्यूशन लेके आए। तो अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल जो बेसिकली इन्वेस्टिगेट करेगा और डिस्कस करेगा सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। उसके बाद फाइनेंशियल रिलेशन देखोगे तो आर्टिकल 268 से लेके 293 तक इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। बिसाइड दिस देयर आर अदर प्रोविजंस जो डील करता है विद द सेम सब्जेक्ट्स, है ना। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू। तो देखो 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 जो है और 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 जो है ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया इन मेजर चेंजेस इन द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। देखो 101st अमेंडमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर सबस्यूमिंग ऑफ द वेरियस सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड लेवीज सच एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर द मेडिसिनल एंड toilet preparation, that is excise duty act 1955, service tax additional custom duty or commonly known as a countervailing duty, special additional duty of custom and central surcharges and cesses मतलब cesses है ना, cesses so far as they related to the supply of goods and services। इतना नहीं जानना है ना। चलिए आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो वैसा पैसा जो टैक्स के हिसाब से, मतलब टैक्स के तरीके से नहीं आया हो, उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मेजर सोर्स ऑफ सेंटर जैसे देखो पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवेज, बैंकिंग्स, ब्रॉडकास्टिंग, कॉइनेज एंड करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और एस्टेट्स एंड लैप्सेस एंड अदर्स, ये सब क्या है मेजर सोर्स ऑफ सेंटर। सेंटर को पैसा कैसे आता है। मेजर सोर्स ऑफ स्टेट को पैसा कहाँ से आता है, तो इरिगेशन, फॉरेस्ट, फिशरीज, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एशेस, लैप्सेस एंड एक्सेट्रा, ये स्टेट को पैसा आता है। अब देखो इस तरह के प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए कि कंटेंशियस इश्यूज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, 4 कमीशंस को बैठाया गया है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ठीक है, ARC 1966 जिसका चेयरमैन कौन थे, मुरारजी देसाई, फॉलोड किए थे उनको H हनुमंथया। उसके बाद ठीक है इतना नहीं जानना है। अब देखो सरकारिया कमीशन जो है ये 1983 में आया था, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये थोड़ा क्या इंपॉर्टेंट बहुत है मेंस के लिए, तो आपको ध्यान रखना होगा। देखो सरकारिया कमीशन जो 1983 में आया था ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किए थे 3 मेंबर कमीशन को ऑन द सेंटर। कहाँ पे, सेंटर में 3 मेंबर कमीशन जो बेसिकली स्टेट रिलेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ RS सरकारिया और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। तो कमीशन जो है उसको क्या पूछा गया था, उनको बोला गया था आस्क्ड टू एग्जामिन एंड रिव्यू द वर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो जिस तरह का अरेंजमेंट सेंटर और स्टेट के बीच में है, रिलेशन जिस तरह सेंटर और स्टेट के बीच में चल रहा है, उनको एग्जामिन करने के लिए बोला गया था। साथ ही साथ इन द ऑल स्फीयर एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट चेंजेस एंड मेजर्स। साथ ही साथ इट वॉज initially given 1 year to complete its work but the term was extended 4 times। साथ ही रिपोर्ट अपना जो है वो सबमिट कब करते हैं, 1988 को, है ना, 4 साल लगे, मतलब 1983 में दिया गया था, 1988 को सबमिट किया इन्होंने रिपोर्ट। तो कमीशन मेड 247 रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव द सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सरकारी कमीशन है ना, इंपॉर्टेंट है ये आप थोड़ा आप डिटेल्स भी याद रखोगे तो आपको आसानी होगा मीन्स पे ना। तो देखो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड 180 आउट ऑफ 247 रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारी कमीशन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इन 1990। अब देखो पुंजी कमीशन, सेकेंड कमीशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन वॉज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2007। ये पुंजी कमीशन कब आया था, तो ये सेकेंड कमीशन जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन का ये अप्रैल 2007 में बेसिकली इसको लाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मदन मोहन पुंजी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अदर 4 मेंबर्स आप देखोगे तो पढ़ लोगे यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर द डिमाइंस ऑफ डॉक्टर बख्शी, मिस्टर विजय शंकर जो है वो अपॉइंट किए गए। ये बेसिकली इट वॉज रिक्वायर्ड टू, मतलब ये क्यों लाया गया था, देखो सरकारिया कमीशन को हम लोगों ने पढ़ लिया, 4 साल में वो बेसिकली लेके आए थे 1983 से लेके 1988 तक, है ना। तो देखो पुंजी कमीशन जो है बेसिकली ये सेंटर स्टेट रिलेशन कीपिंग इन व्यू द सी चेंजेस दैट have taken place in polity
and economy of India since Sarkaria Commission has last looked the issue of center-state relation over the 2 decades ago. कमीशन जो है सबमिट करता है अपना रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन अप्रैल 2010, साथ ही फाइनलाइज करता है कि 1456 पेजेस रिपोर्ट, ठीक है, इतना नहीं जानना है, ठीक है। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट्स और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट इन ऑल द कमीशन मेड ओवर 310 रिकमेंडेशंस टचिंग अपॉन द सेवरल सिग्निफिकेंट एरिया इन द वर्किंग सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट जब हम मिलेंगे ना, तो अभी तक हम लोगों ने सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ लिया। अब जब हम नेक्स्ट आपसे मिलेंगे तो एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है। होप दैट यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर वीडियो सीरीज, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट 7 रहेगा एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट्स, उसकी ये अब 1 या 2 लेक्चर में ये अब खत्म हो जाएगा, है ना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज लाए हैं जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट्स, दैट इज गवर्नर, आर्टिकल नंबर 153 टू 163। तो ये हमारा बेसिकली 7th लेक्चर है, या फिर आप बोल सकते हो ये हमारा लास्ट लेक्चर है लूसेंट ज्योग्राफी का, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने टोटल 6 लेक्चर कर लिए हैं और मुझे लगता है मैंने सारे टॉपिक को बहुत सही तरीके से मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझा दिया है, ठीक है। अगेन वाई लूसेंट, लूसेंट इसलिए क्योंकि इट्स द बेस्ट सोर्स फॉर योर रिविजन और इट्स द बेस्ट बुक। अगर इन केस यू हैव रेड लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी तो आप इस बुक से रिवीजन बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि इसमें ना ईच एंड एवरी टर्म बहुत सही ढंग से बता दिया गया है। भले पूरा डिस्क्राइब नहीं किया गया है पर टॉपिक को कवर कर लिया गया है। सो इफ़ इन केस इफ़ यू वांट यू कैन हैव अ ग्लैंस ऑन इट, और नहीं तो बेसिकली आप लक्ष्मीकांत तो आप ऑप्ट कर ही सकते हो, ओके। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नर, जिसमें आर्टिकल 153 से लेकर 163 तक गवर्नर के बारे में बताया गया है। तो गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो बेसिकली अपॉइंट किए गए हैं बाय प्रेसिडेंट, साथ ही साथ अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये कहाँ पे दिया गया है? ये आर्टिकल 156 में दिया गया है। वहीं पे क्वालिफिकेशन देखोगे फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर तो आर्टिकल 157 में दिया गया है। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है? तो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज, मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड शुड नॉट बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट। ये कहाँ दिया गया है? ये आर्टिकल 158 में है। फिर से मस्ट नॉट होल्ड अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड शुड बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन और स्टेट, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर, तो इफ़ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर तो ही सीज टू बी अ मेंबर इमीडिएटली अपॉन सच अपॉइंटमेंट। तो उस अपॉइंटमेंट के बाद उनको अपना मतलब एज इन गवर्नर वो जब अपॉइंट हो जाते हैं तो उनको अपना नॉर्मल पोस्ट जो है, इफ़ ही इज़ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ही हैड टू रिजाइन फ्रॉम दैट ऑफिस। नॉर्मल टर्म्स देखोगे गवर्नर का तो वो कितना है 5 ईयर्स है, बट इट मे बी टर्मिनेटेड अर्लियर बाई, कैसे? तो अब कैसे उनका पोस्ट जो है मतलब उनका पावर जो टर्मिनेट कर सकते हो? तो डिसमिसल बाय द प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन, या फिर देयर इज नो बार टू अ पर्सन बीइंग अपॉइंटेड गवर्नर मोर देन वंस, ठीक है। ये ऐसा कुछ भी कोई प्रावधान नहीं है, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर विच हैव बीन गिवन दैट अपॉइंटेड गवर्नर मोर देन वंस ईयर नहीं हो सकता है। वाई अनअपॉइंटेड गवर्नर? तो अपॉइंटेड क्यों है, इलेक्टेड क्यों नहीं है? तो बिकॉज इट वुड सेव द कंट्रीज फ्रॉम, मतलब वो कंट्री को बचाएगा फ्रॉम एविल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टिल अनदर इलेक्शन रन ऑन पर्सनल इशू। तो पर्सनल इशू में अगर मान लो इलेक्शन हो रहा है तो उस चीज़ से नॉर्मल पीपल को दूर रखना है। साथ ही साथ अगर गवर्नर जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं बाई डायरेक्ट वोट तो माइट बी कंसिडर हिमसेल्फ सुपीरियर ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो लीड करेगा फ्रिक्शन बिटवीन द टू, मतलब टसल ऑफ पावर हो सकता है। जैसे देखो चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं, वहीं गवर्नर को भी आप डायरेक्ट इलेक्शन से कर लोगे तो दोनों में लड़ाई हो सकता है ना। उसके बाद एक्सपेंसेस जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है और एलाबोरेट किया जाता है। मशीनरी ऑफ इलेक्शन वुड नॉट मैच द पावर ऑफ गवर्नर, मतलब जितना खर्चा हो रहा है तो पावर ऑफ गवर्नर को मैच नहीं करेगा। साथ ही साथ सेकेंड रेट मैन ऑफ द पार्टी में गेट इलेक्टेड एज अ गवर्नर। उसके बाद थ्रू अन अपॉइंटेड गवर्नर, सेकेंड रेट मतलब समझ रहे हो ना कि जिसका रेटिंग है ना कम, सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर हो गया, उसके बाद गवर्नर बना दिए उसको थोड़ा सा कम पावरफुल है, तो है ना, वैसा नहीं कर सकते। दो द अपॉइंटेड गवर्नर जो है द यूनियन गवर्नमेंट वो मेंटेन कर सकते हैं अपना कंट्रोल ओवर द स्टेट्स, और मेथड ऑफ इलेक्शन जो है वो में भी एनकरेज किया जाएगा बाई सेपरेट टेंडेंसीज। वहीं पे अगर पावर ऑफ गवर्नर देखते हैं तो गवर्नर के पास कोई डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर लाइक प्रेसिडेंट नहीं होता है, बट ही हैज़ एन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि उनके पास डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर नहीं रहता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर रहता है, ठीक है। वहीं पे एग्जीक्यूटिव पावर अगर हम देखते हो तो गवर्नर के पास पावर रहता है कि अपॉइंट कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये उसका एग्जीक्यूटिव पावर हो रहा है। साथ ही साथ एडवोकेट जनरल को भी अपॉइंट कर सकते हैं और मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी अपॉइंट कर सकते हैं। मिनिस्टर एज वेल एज एडवोकेट जनरल जो है वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, लेकिन मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं ओनली बाई प्रेसिडेंट, ठीक है। अपॉइंट भले ये करेंगे लेकिन रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हम लोग ने बोला। तो उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो ऑन द रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इन सम केसेस ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशन, ये आर्टिकल 317 में दिया गया है। गवर्नर हैज़ नो पावर जो अपॉइंट करेंगे जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, बट ही इज एंटाइटल्ड टू कंसल्ट बाय द प्रेसिडेंट इन द मैटर। ये कहाँ पे है? आर्टिकल 217 क्लॉज 1 में है। अब देखो, प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर, लाइक द प्रेसिडेंट, गवर्नर के पास पावर है को नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जो कि अभी ये प्रावधान हट गया है, तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं पे अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल देखते हैं तो गवर्नर कैन नॉमिनेट कर सकते हैं पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज एज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विसेज, ये आर्टिकल 171 क्लॉज 5 में दिया गया है। वहीं पे कोऑपरेटिव मूवमेंट देखोगे तो इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोऑपरेटिव लिस्ट ऑफ राज्यसभा। लेजिस्लेटिव देखते हैं तो गवर्नर जो है पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है एंड ही हैज़ द राइट ऑफ एड्रेसिंग एंड सेंडिंग द मैसेजेस, और समन करना है, प्रोरोक करना है और डिसॉल्व करना है द स्टेट असेंबली, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव पावर है गवर्नर के पास। तो गवर्नर के पास क्या है पावर? ये पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर है, जैसे कि प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट थे, है ना, तो ये पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है। साथ ही साथ उनके पास राइट है कि वो एड्रेस करेंगे एज एन लेजिस्लेचर को, साथ ही साथ मैसेज भेजेंगे ऑफ समन कर सकते हैं, प्रोरोक कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं स्टेट असेंबली को। अब आर्टिकल 200 के अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी फिलहाल 2026 में आर्टिकल 200 जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। वो सदर्न इंडिया की तरफ गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर का बात नहीं सुन रहे थे, इसीलिए। देखो, तमिलनाडु प्रिसाइजली, अब देखोगे तो कर्नाटका, देखो, अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर कैन रिफर एनी बिल टू अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो आप प्रेसिडेंट को अप्रूव करने के लिए कोई भी बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है, प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हो। जुडिशियल देखोगे, जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर के पास पावर है टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन एक्सेट्रा ऑफ पनिशमेंट। पार्डनिंग पावर जो है वो नहीं है, मतलब पार्डनिंग पावर ऑफ डेथ पेनल्टी जो है वो इनके पास नहीं है, रेस्ट इनके पास सारा पावर है। वहीं पे देखो, इमरजेंसी प्रोविजन देखोगे तो गवर्नर के पास कोई भी इमरजेंसी पावर नहीं है टू काउंटर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इनके पास पावर है कि रिपोर्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, ही हैज़ द पावर टू रिपोर्ट द प्रेसिडेंट अगर गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, इफ द गवर्नमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर इज नॉट वर्किंग, सॉरी कैबिनेट नहीं, इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस और कैरिड इन एन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 356, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज। अब देखो, डिस्क्रिशनरी फंक्शन ऑफ द गवर्नर देखते हैं तो फंक्शन विच आर स्पेशली रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्सरसाइज बाय द गवर्नर इन द डायरेक्शंस आर, कौन सा है? देखो, डिस्क्रिशनरी पावर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल और डिस्क्रिशनरी पावर जो है गवर्नर के पास होता है। वहीं पे ये प्रेसिडेंट के पास क्या नहीं होता है? तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कुछ नहीं होता है, डिस्क्रिशनरी पावर उनके पास होता है। देखो, गवर्नर ऑफ आसाम, नहीं सॉरी मैंने उसका उल्टा बोल दिया, गवर्नर ऑफ आसाम जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं अमाउंट पेबल बाय द स्टेट ऑफ आसाम टू डायरेक्ट काउंसिल एज अ रॉयल्टी एक्वायरिंग फॉर द लाइसेंस फॉर मिनरल्स। उसके बाद व्हेन अ गवर्नर, जब गवर्नर जो है अपॉइंट किए जाते हैं, व्हेन गवर्नर जो है अपॉइंट किए जाते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी, वो फंक्शन कर सकते हैं एज सच एन एडमिनिस्ट्रेटर इंडिपेंडेंटली ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, एज इन पता होगा ना आपको, प्रेसिडेंट अपना नाम से उस पर्टिकुलर यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर को नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसको या तो गवर्नर आप बोल सकते हो या एलजी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, वो क्या किया जाता है, तो वो फंक्शन करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट जो है में डायरेक्ट दैट, तो प्रेसिडेंट क्या डायरेक्ट कर सकते हैं? गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात शैल हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है फॉर टेकिंग स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विदर्भ एंड सौराष्ट्र, है ना। ये एग्जाम्पल था। गवर्नर ऑफ नागालैंड हैज़ अ सिमिलर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। उसको गवर्नर ऑफ मणिपुर जो है उनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बेसिकली सिक्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कमिटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो बेसिकली कंसिस्ट करेगा मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द हिल एरियाज ऑफ द स्टेट्स।
गवर्नर ऑफ सिक्किम जो है उनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर पीस एंड इक्विटेबल अरेंजमेंट फॉर इंश्योर करेगा सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट। गवर्नर सिक्किम के पास क्या है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर पीस एंड इक्विटेबल अरेंजमेंट फॉर इंश्योर करेगा सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट। वहीं गवर्नर के पास पावर है जो बेसिकली डिसमिस कर सकता है इंडिविजुअल मिनिस्टर एट एनी टाइम, ठीक है, इंडिविजुअल मिनिस्टर एट एनी टाइम। और गवर्नर डिसमिस कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या फिर चीफ मिनिस्टर को जब when the council of minister has lost the confidence of legislative assembly, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है एंड द गवर्नर डज नॉट थिंक फिट टू डिसॉल्व द असेंबली। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे एडवोकेट जनरल। देखो ईच स्टेट हैज़ एन एडवोकेट जनरल अन ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड हैविंग सिमिलर फंक्शन फॉर द स्टेट। देखो वो बेसिकली अपॉइंट किए जाते हैं, कौन, एडवोकेट जनरल। हम लोग कुछ दिन पहले अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ रहे थे। अटॉर्नी जनरल बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो एडवोकेट जनरल जो है वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा ऑफ द स्टेट, साथ ही होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। वहीं पे अटॉर्नी जनरल का आपको याद होगा ही होल्ड्स द ऑफिस अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। ओनली अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, वो कौन हो सकते हैं, वो अपॉइंट हो सकते हैं एज एन एडवोकेट जनरल। वहाँ पे अगर हम सेंट्रल में देखते हैं तो ओनली अ जज हु इज फिट फॉर qualified for being a judge of Supreme Court is termed to be as an attorney general, such that he receives such an remuneration as a governor may determine, such that he has the right to speak and take part in proceedings of but not right to vote in the house of the legislature of the state। मतलब वो पार्ट ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ये आर्टिकल 177 में दिया गया है। यही चीज़ सेम अटॉर्नी जनरल भी था, वो पार्ट ले सकते थे लेकिन वोट नहीं कर सकते थे, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर जो है वो हेड है किसके, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, वहीं प्राइम मिनिस्टर वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट। देखो अदर मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। सेम सेंट्रल की तरह चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एज एन एडवाइस करते हैं गवर्नर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर appointed by the president, right। That any person may be appointed as a minister but he must become a member of legislature within 6 months of such appointment, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, सेम गोज विद द सेंट्रल। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट बट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल किसका है, गवर्नर का। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहीं पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसका था, पार्लियामेंट का, ठीक है, लोकसभा का। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का है ऑफ द स्टेट बट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर है। रिलेशन जो है बिटवीन द गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर जो है वो सिमिलर है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड हिज मिनिस्टर। अब स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में देखते हैं तो सम स्टेट्स आर हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर जिसके पास हैविंग 2 हाउसेस, लेकिन ना ओनली 6 स्टेट, सिर्फ 6 स्टेट है। जैसे कि कौन सा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये आपको याद रखना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इनके पास क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। मतलब लोक लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, ठीक है। सिर्फ 6 स्टेट है। आंध्र प्रदेश पहले 7 था, जम्मू एंड कश्मीर भी था लेकिन अब वो नहीं रहा, है ना। मतलब स्टेट है लेकिन उसमें बाइकैमरल लेजिस्लेशन का ऐसा कोई चीज़ नहीं रहा। देखो तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखो इन रिमेनिंग स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो यूनिकैमरल है एंड हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, है ना। इसीलिए मुझे लूसेंट ठीक लगता है कि बहुत सारा डिटेलिंग्स दे देता है, मतलब बहुत सारा आउटलाइन दे देता है। आप उसको बाकी एक बार गूगल करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ छूटने नहीं देता है। देखो फॉर क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये मैं बताने वाला था लेकिन मैंने यहाँ इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें तो सब कुछ दिख ही रहा है। देखो लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर मान लो अबॉलिश करना है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर आपको अबॉलिश करना है तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट जो है ना वो एक रिजोल्यूशन पास करेंगे बाय स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। वो फॉलो करेगा बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी से आपको पहले पास करना पड़ेगा, उसके बाद पार्लियामेंट में जाएगा वो, फिर पार्लियामेंट वो बिल पास होगा तो क्या होगा, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो वेरी करता है, लेकिन उसके मेंबरशिप जो है शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, वही लिख रहा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका नंबर वेरी कर सकता है लेकिन मेंबरशिप जो है वो कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बट नॉट लेस देन 40, ठीक है, 40 से कम नहीं हो सकता है।
लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये पार्शली नॉमिनेट किया जाता है और पार्शली इलेक्ट किया जाता है। जैसे कि देखो, इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। वहीं पे अगर आप देखोगे परसेंटेज किस तरह है, तो 5/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है काउंसिल के वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं और 1/6 ऑफ द नॉमिनेट जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। वहीं पे 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर जो है काउंसिल के वो इलेक्ट किए जाते हैं बाई लोकल बॉडी सच एस म्यूनसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, और 1/12 ये दोनों 1/12 जो ग्रेजुएट होते हैं ऑफ द 3 years स्टैंडिंग रिसाइडिंग इन स्टेट, और 1/12 जो है वो इलेक्ट किया जाता है बाई टीचर्स ऑफ द सेकेंडरी स्कूल और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना। अब देखो स्ट्रेंथ देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो आंध्र प्रदेश में 58 है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लोगे। देखो इतना हो गया ना, 5/6 मतलब 1/6 ले सकते हो आप, 1/3 1/12 अब लास्ट बचता है 1/3। तो 1/3 जो है ना वो इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम अमॉन्ग्स द पर्सन बेसिकली हु आर नॉट द मेंबर ऑफ द असेंबली, और रिमाइंडर जो है बेसिकली नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नर फ्रॉम द पर्सन स्पेशलाइज्ड इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज। अब देखो कोर्ट जो है वो कैन नॉट क्वेश्चन, कोर्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं द बोनाफाइड और प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नर नॉमिनेशन इन एनी केस। मतलब कोर्ट जो है ये नहीं पूछ सकता है ना कि आप क्यों इनको क्वेश्चन पूछ रहे हो या फिर क्यों इनको इलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये कोर्ट नहीं पूछ सकता है। सेम एज इन लेजिस्लेचर में किसी भी कंडक्ट नहीं लिया जा सकता है, मतलब कोर्ट के प्रोसीडिंग डिस्कस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर जो है असेंबली में वो कैन नॉट बी मोर देन 500 नॉट लेस देन 60, और वहाँ पे कितना था, शुड नॉट एक्सीड। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितना था, देखो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कहाँ गया, यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, सॉरी। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो 1/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बट नॉट लेस देन 40 होना चाहिए। वहीं पे ये 500 है ना, नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 होना चाहिए। असेंबली इन मिजोरम एंड गोवा हैज़ ओनली 40 मेंबर्स ईच, वाइल असेंबली इन सिक्किम के पास कितना है 32। ये एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ स्ट्रेंथ आप एक बार देख लोगे अपने स्टेट का कम से कम आपको पता होना चाहिए। इट माइट आस्क इन योर इंटरव्यू राउंड, अगर आप वहाँ तक क्लियर करते हो डेफिनेटली यू कैन, आप वहाँ पे आपको फिर पूछा जाएगा, है ना। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि गवर्नर वो नॉमिनेट कर सकते हैं 1 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कमेटी इन असेंबली। ये कहाँ पे आर्टिकल 333 में है, अभी ये नहीं रहा। देखो ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कितना है, तो वो 5 साल है, और इट में बी डिजॉल्व सूनर देन 5 years बाय द गवर्नर। टर्म ऑफ 5 year जो है वो मे बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट इन केस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, बट द प्रेसिडेंट फॉर नॉट मोर देन वन ईयर एट अ टाइम। वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज विधान परिषद जिसको हम लोग बोलते हैं, ये परमानेंट बॉडी है लाइक काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा, ये भी क्या है, परमानेंट बॉडी है। अब देखो सैलरी एंड अमेंडमेंट ऑफ द पोस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में देखते हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो डिसॉल्व नहीं होता है, सेम दैट इज ऑफ राज्यसभा। 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है रिटायर होते हैं ऑन एक्सपायरी ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, ये सेम ये राज्यसभा में होता है। ये स्टेट वाला कहाँ दिया गया, आर्टिकल 172 में। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इनके पास स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है एंड हैज़ इट्स चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू देम आर एनालॉग टू दोज रिलेटिंग टू द करस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। वहीं पे क्वालिफिकेशन आप देखोगे ना फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। लेजिस्लेटिव असेंबली का नॉट लेस देन 25 years ऑफ एज होना चाहिए मेंबर्स का, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का कितना नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 30 years, ठीक है। वहीं अगर आप स्पीकर का देखते हो लोकसभा का, तो नॉट लेस देन कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ के राज्यसभा के लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्पीकर नहीं सॉरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट लेस देन 30 years ऑफ एज, में राज्यसभा से कंपेयर करने लगा था। देखो शुड नॉट पोजेस अदर क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड इन दैट बिहाफ और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 173 में दिया गया है। अब कंपैरिजन देखते हैं ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बिटवीन द बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। देखो फॉर मनी बिल देखते हैं तो पोजीशन जो है सेम है, मनी बिल के लिए पोजीशन सेम है, और फॉर अदर बिल द अदर पावर ऑफ द काउंसिल जो है बेसिकली इंटरपोज करता है डिले ऑफ 3 months इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो बिल जो है सेकेंड टाइम रेफर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड दिस टाइम काउंसिल के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता है कि आप विथहोल्ड कर सकते हो बिल को फॉर मोर देन 1 month, ठीक है। तो आपको लगभग कितना हो गया, 4 month हो गया, 4 month मैक्सिमम है, आप उस बिल को रोक सकते हो। देखिए फॉर मनी बिल पोजीशन सेम है एज दैट ऑफ इन
लोकसभा एंड राज्यसभा। और अदर बिल देखते हो तो द ओनली पावर ऑफ काउंसिल क्या है कि आप डिले कर सकते हो 3 महीना। अगर 3 महीना डिले कर दिया तो फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से वो बिल को पास करेगा। और इनकेस इस बार लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेजता है तो इस बार उनके पास सिर्फ 1 महीना रहता है। अगर वो 1 महीना में इस बिल को पास नहीं करता है तो वो बिल जो है वो खुद ब खुद पास हो जाएगा और वो एसेंट में चला जाएगा गवर्नर के पास। ठीक है, हैज़ नो पावर टू विथहोल्ड द बिल मोर देन 1 मंथ। ये आर्टिकल 171(1)(b) में दिया हुआ है और 2(b) में दिया हुआ है। गवर्नर का पावर जो वीटो पावर के नाम से जाना जाता है उसके बारे में देखते हैं। जब बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाता है गवर्नर के पास आफ्टर इट्स अप्रूवल बाय द हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर, तो गवर्नर क्या क्या कर सकते हैं? तो गवर्नर एसेंट दे सकते हैं बिल को इन केस इट वुड बिकम अ लॉ एट वंस। एक ही बार वो अगर एसेंट दे दिए तो बिल जो है एक्ट बन जाएगा। वो क्या कर सकते हैं? साथ ही साथ वो बिहोल्ड मतलब विथहोल्ड कर सकते हैं बिल को हिज एसेंट सच एज बिल फेल्स टू बिकम अ लॉ। अगर वो विथहोल्ड कर देते हैं तो बिल जो है वो लॉ नहीं बन पाता है। वो क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर दैट ही विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल अदर देन मनी बिल एंड द बिल इज रिटर्न विद अ मैसेज। बिल जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। देखो, वो रिटर्न कर सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, गिव हिज एसेंट कर सकते हैं। ये तो उधर भी रहता है हमारे प्रेसिडेंट में भी। एक जो नया है वो रिजर्व कर सकते हैं बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रख सकते हैं कि ठीक है मैं प्रेसिडेंट को भेजता हूँ, वो एक बार चेक करेंगे, उसके बाद वो मुझे भेजेंगे, फिर मैं उस बिल को एसेंट दे दूंगा। ठीक है, ये हो गया एक बात। अगर सच रिजर्वेशन जो है वो कंपलसरी है वेयर लॉ इज द क्वेश्चन वुड डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ हाई कोर्ट। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सच रिजर्विंग इज कंपलसरी। वो कंपलसरी होता है कभी कभी कि हाँ उस बिल को आप रखिए जहाँ पे लॉ जो है क्वेश्चन करता है विद डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट की पावर के डेरोगेटरी है वो। अब देखो इनकेस अगर प्रेसिडेंट जो है बिल जो रिटर्न कर देता है, ठीक है, बिल रिटर्न कर दिया गवर्नर को, अब गवर्नर फिर से विद सम चेंजेस फिर से देता है प्रेसिडेंट के पास, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट बाउंडेड है, ठीक है, उस बिल को पास करने के लिए। ऐसे लोकसभा में होता है ना कि प्रेसिडेंट कुछ देते हैं बिल को और वो कुछ बताते हैं कि आप इसमें कुछ चेंजेस लाओ, तो लोकसभा फिर से जब उसको बिल को प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट बाउंड हो जाता है। लेकिन स्टेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेसिडेंट अगर सेकंड टाइम में भी अगर गवर्नर प्रेसिडेंट को भेजता है तो प्रेसिडेंट बाउंडेशन में नहीं है, वो फिर से बिल को रिटर्न कर सकते हैं गवर्नर को फॉर सम चेंजेस, है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा, एक्सेप्शन है ये सब। अब देखो पावर ऑफ गवर्नर टू परमिलगेट ऑर्डिनेंस देखा जाए तो गवर्नर परमिलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है, ओनली व्हेन द लेजिस्लेचर और बोथ द हाउसेस देयर ऑफ आर नॉट इन सेशन, मतलब बोथ या फिर एनी ऑफ द, एनी नहीं हो सकता, एनी होता है वहाँ पे स्टेट पार्लियामेंट में। देखो इट मस्ट बी एक्सरसाइज विद एन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑर्डिनेंस जो है वो मस्ट बी लेड बिट बिफोर द लेजिस्लेचर व्हेन इट रिजेंबल्स। उसके बाद अन ऑर्डिनेंस सीजेस टू हैव एन इफेक्ट। ऑर्डिनेंस जो है वो इफेक्ट में ले जा आफ्टर 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ री असेंबली अनलेस डिसअप्रूव्ड अर्लियर बाय द लेजिस्लेचर। उसको अगर डिसअप्रूव नहीं करोगे तो वो चलता रहेगा, ठीक है। गवर्नर हिमसेल्फ मतलब 6 महीने तक चलता रहेगा। गवर्नर जो है हिमसेल्फ इज अ कॉम्पिटेंट टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। और स्कोप ऑफ ऑर्डिनेंस जो है बेसिकली परमिलगेटिंग पावर ऑफ द गवर्नर, ये बेसिकली कन्फाइंड है टू सब्जेक्ट इन लिस्ट 2(3) ऑफ द 7th शेड्यूल, ठीक है। स्कोप ऑफ ऑर्डिनेंस जो है परमिलगेटिंग पावर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस परमिलगेट नहीं कर सकते हैं विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। इफ अगर मतलब वो ऑर्डिनेंस तो परमिलगेट कर सकते हैं, मतलब ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं पावर। ऑर्डिनेंस मतलब देखो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, रूल्स मेकिंग पावर है। रूल एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो अगर मान लो लेजिस्लेचर जो है नॉट इन पावर है या फिर रिसेस में है तो गवर्नर निकाल सकता है। लेकिन कुछ ऐसा भी ऑर्डिनेंस होता है जिसमें गवर्नर का आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए, जिसमें बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस वुड रिक्वायर प्रीवियस सैंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब उस कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नर ने निकाला है जो पहले गवर्नर प्रेसिडेंट ने उस पर सैंक्शंस डाला था, तो उस तरह के रूल को निकालने के लिए आपको प्रेसिडेंट का क्या चाहिए, आपका इंस्ट्रक्शन चाहिए। उसके बाद बिल रिक्वायर्ड टू बी अ रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, क्या क्या प्रिविलेज है? तो प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है सिमिलर है टू दस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, जिसमें से ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पनिश कर सकते हैं फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द कंटेंट। मान लो किसी ने कुछ गलती कर दिया तो वो पनिश कर सकता है। उसके बाद each house of the each house is the sole judge of the question whether any of the privilege has been infringed. Court has no jurisdictions to interfere with the decisions of the house on this point. उसके बाद no house, कोई भी ऐसा house of legislature can create any new privileges for itself. कोर्ट के पास डिटरमाइन कर सकता है whether the house possesses a particular privilege or not. अब देखो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पंचायती राज। पंचायती राज ये कौन सा पार्ट में आता है, पार्ट बताओ मेरे को। उसके बाद देखो चलिए एक सब बताएंगे, है ना। द टर्म पंचायती राज इन इंडिया सिग्निफाई करता है द सिस्टम ऑफ
रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। तो पंचायती राज जो है इन इंडिया ये सिग्निफाई करता है सिस्टम ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। सब्जेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है बेसिकली मेंशन्ड है इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सब्जेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये मेंशन्ड है कहाँ पे, स्टेट लिस्ट में, अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो प्राइमरली द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो मिनिमम एज ऑफ द कंटेस्टिंग द इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज कितना हो गया है, वो 21 हो गया है। राज्यसभा में कितना है, लोकसभा में कितना है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितना है, ये आप हमको बताओ तो बता सकते हो। देखो इसमें 30 है, इसमें 25 है लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितना है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 है ना, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितना है हम लोगों ने पढ़ा था, कितना है बताओ, 30 था क्या। तो देखो पंचायती राज उसके बाद देखो अगर हम यहाँ पे पंचायती राज में थे तो 21 था, और पंचायती राज वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये आपको एज एन ईयर याद रहना चाहिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। उसके बाद बिल जो है बेसिकली पास किया गया था लोकसभा के द्वारा ऑन 22 दिसंबर 1992 और राज्यसभा के द्वारा ऑन 23 दिसंबर 1992, विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। लेटर अप्रूव कर दिया गया था ऑन अप्रैल 23, 1993। एक्ट जो है वो बेसिकली इफेक्टिव में आया ऑन 24 अप्रैल 1993 और 24 अप्रैल वॉज ऑब्जर्व एज पंचायती राज दिवस। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसे वैसे में या फिर एथिक्स में आपको कहीं लिखना हो तो देखो एक्ट जो है, एक्ट हैज़ एन एडेड अ न्यू पार्ट ऑफ 9, यही मैं पूछ रहा था कौन से पार्ट में आता है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, एक्ट एडेड अ न्यू पार्ट ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दिस पार्ट जो है वो एंटाइटल किया जाता है एज अ पंचायत और कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल 243 टू 243 ओ, है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, द एक्ट दिस एक्ट हैज़ ऑल्सो एडेड अ न्यू 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। पार्ट जो है वो 9th है, 9th पार्ट है, और शेड्यूल जो है वो बेसिकली 9th शेड्यूल है ना। उसके बाद 9th शेड्यूल के बाद कौन सा आता है, 10th है, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, 10th शेड्यूल है, वो एंडेड इफेक्शन है ना, सॉरी कुछ गलत हो रहा है, 11th शेड्यूल है भाई, तो 11th शेड्यूल है। 12th शेड्यूल जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ है। तो शेड्यूल जो है कंटेन 29 फंक्शंस, वहीं पे पार्ट 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इन्विसाज करता है 3 टायर सिस्टम। तो कौन सा, पंचायत एट विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और इंटरमीडिएट पंचायत एट स्टेट लेवल वेयर द पॉपुलेशन इज अबव 20 लाख। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। पंचायत ये मतलब है इंपॉर्टेंट, पंचायत एट विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना, जिला परिषद, और इंटरमीडिएट पंचायत इन स्टेट वेयर द पॉपुलेशन इज अबव 20 लाख, है ना। कुछ कमेटी एज एन बलवंत राय मेहता कमेटी हो गया, गडगिल कमेटी हो गया, जीवी के राव कमेटी हो गया, बलवंत राय मेहता और जीवी के राव और गडगिल कमेटी, ये सब आपको थोड़ा पता होना चाहिए। गडगिल तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन्हीं के बेसिस में बहुत कुछ यहाँ पे आया गया है, ठीक है। आप एक बार लक्ष्मीकांत में रेफर कर लोगे, अगर यहाँ पे दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो आप एक बार ध्यान रखोगे, है ना। देखो ऑल द सीट्स इन पंचायत जो है फील्ड किया जाता है बाय डायरेक्ट इलेक्शन, और इलेक्टोरेट जो है बेसिकली नेम्ड है एज एन ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है वो विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन एरिया ऑफ पंचायत है। वहीं पे मेंबर जो है पंचायत के एट विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो शैल भी इलेक्ट किए जाते हैं बाई डायरेक्टली बाय द पीपल, है ना। मेंबर जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी में इनडायरेक्ट इलेक्शन था फॉर इंटरमीडिएट, ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट नहीं इंटरमीडिएट में नहीं था, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन था 1 में और 2 में था, 3 टायर गवर्नमेंट ही था बलवंत राय मेहता कमेटी में, तो 2 में एज इन डायरेक्ट इलेक्शन था और 1 में इंटरमीडिएट और 1 में इनडायरेक्ट इलेक्शन था। लेकिन आफ्टर गडगिल कमेटी रिपोर्ट में ये आया था कि तीनों को एज एन डायरेक्ट इलेक्शन ही आपको रखना है। तो चेयरपर्सन जो है ऑफ द पंचायत एट एन इंटरमीडिएट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल दैट इज जिला परिषद, वो शैल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाई एंड फ्रॉम अमॉन्ग्स द इलेक्टेड मेंबर देयर ऑफ, ठीक है ना। जिला परिषद है ना, चेयरपर्सन, ठीक है ना, जिला परिषद नहीं जो जीतता है वो नहीं, चेयरपर्सन उसका जो रहेगा उसको आप एज एन इनडायरेक्टली इलेक्ट करोगे। सरपंच जो है वो प्रिसाइड करता है ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इवन इन शेड्यूल्ड एरियाज, और चेयरपर्सन एट पंचायत एट विलेज लेवल इज इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ पास्ड बाय द स्टेट। सीट्स जो है बेसिकली रिजर्व किया गया है इन पंचायत फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, ये आर्टिकल 243D में दिया गया है। पैसा है ये प्रोवाइडिंग एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया इसको बोला जाता है, ये एक्ट ऑफ 1996 है, ठीक है, एक्सटेंशन एक्ट है ये। मतलब कुछ वैसे एरिया में जैसे देखो मतलब शेड्यूल ट्राइबल एरिया है जैसे कि शेड्यूल 5 इसको बोलते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा प्रोविजन है जो शेड्यूल ट्राइब वाले में है लेकिन उसको और एक्सटेंशन और पावर देना है, तो वो एज इन 80 mm, ठीक है, एज एन आप याद रख सकते हो, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो वो सब एज इन आप ऐसे याद रख सकते हो।
तो देखो कुछ एक्सटेंशन भी मिला है। तो प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो रिलेट करता है पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल टू फिफ्थ शेड्यूल। हाउएवर सॉरी 8 में मैंने गलत शायद बोल दिया है ना, लेकिन अब बाकी मैंने सारा सही बोला है। जो फिफ्थ शेड्यूल में नहीं आता है उसमें और कुछ एक्सटेंशन डालना है तो सिक्स शेड्यूल में आ जाएगा, वो यहाँ पे लिखा गया है। हाउएवर पार्लियामेंट में एक्सटेंड दिस प्रोविजन टू सच एरियाज अंडर द प्रोविजन। पार्लियामेंट के पास मतलब वो इनैक्ट कर सकते हैं प्रोविजंस ऑफ पंचायत जो एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 पॉपुलरली नोन एज द पैसा एक्ट और एक्सटेंशन एक्ट। उसके बाद 10 स्टेट्स हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। उनके पास क्या है, ये फिफ्थ शेड्यूल एरिया में आते हैं एंड तेलंगाना है फिफ्थ शेड्यूल एरिया टिल 2016। लेकिन कुछ तो होगा ना चेंज। आउट ऑफ द रिजर्व सीट, सही आ रहा है ना हम लोग, ठीक है। आउट ऑफ द रिजर्व सीट्स 1/3 रिजर्व जो है वो वुमेन के लिए जो बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, और 1/3 टोटल सीट जो है वो फिल किया जाता है बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी पंचायत इज रिजर्व फॉर वुमेन। उसके बाद ए स्टेट जो है वो सिमिलर रिजर्वेशन ले आ सकते हैं फॉर चेयरपर्सन इन द पंचायत, और साथ ही साथ एवरी पंचायत जितने भी पंचायत हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर 5 years फ्रॉम द डे ऑफ हिस मीटिंग। उसके बाद इट कैन बी डिजॉल्व अर्लियर इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट लॉ, और पंचायत जो है वो क्या करेंगे, वो रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे आफ्टर द प्री मैच्योर डिजोल्यूशन, कंटिन्यू करेंगे ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। लेकिन बट इफ द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड जो है वो लेस देन 6 months है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू होल्ड द इलेक्शन। साथ ही साथ ऑल पर्सन अबव 21 years ऑफ एज, जितने भी पर्सन है जो 21 years से अबव है या फिर 21 years है वो क्वालिफाइड है टू बी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और क्वालिफाइड है एज ए मेंबर ऑफ पंचायत। ये आर्टिकल 243F में दिया गया है। और पंचायत के कैन इन अ स्टेट तो इंटरेस्टेड टू बी प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट द प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। उसके बाद स्टेट जो है वो अथोराइज कर सकते हैं पंचायत को टू लेवी, कलेक्ट और अप्रोप्रिएट द टैक्स ड्यूरिंग द टोल्स। साथ ही साथ अगर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आप देखते हो तो अप्रैल 24, 1993 को एवरी 5 years ऑफ द स्टेट जो है वो अपॉइंट करेंगे एक फाइनेंस कमीशन जो रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द पंचायत और रिकमेंडेशन देगा। ये क्या किया गया है यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं। तो आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक नया प्रोविजन आया कि हर 5 साल में एक स्टेट जो है वो अपॉइंट करेगा फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, स्टेट फाइनेंस कमीशन ये कर रहा है जो रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत और एंड टू मेक द रिकमेंडेशन। उसके बाद स्टेट इलेक्शन जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंसिस्ट करेगा ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है एक स्टेट इलेक्शन कमीशनर अपॉइंट करेगा जो गवर्नर के द्वारा किया जाएगा फॉर द सुपर इंसिडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन ऑफ द पंचायत। ये आर्टिकल 243K में दिया गया है। उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है बेसिकली लॉन्च किया गया था अक्टूबर 1952 में, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1958 इन सम एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। अब देखो पंचायत राज जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम फर्स्ट टाइम ऑन अक्टूबर 2, 1959 इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और राजस्थान जो है पहला ऐसा स्टेट है इन इंडिया, लोकपाल आयोग आपको पता होगा गुजरात में आया था, लेकिन यहाँ पे राजस्थान जो है पहला ऐसा स्टेट है इंडिया में जहाँ पे पंचायती राज जो है इंप्लीमेंट किया गया इन होल स्टेट। और राजस्थान जो है वो फॉलो किया गया था आंध्र प्रदेश, मतलब राजस्थान वाज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश सेकेंड हो गया विच ऑल्सो अडॉप्टेड द सिस्टम इन 1959। उसके बाद देखो रिपोर्ट जो है ऑफ LM सिंघवी कमेटी ऑन रिवाइटलाइजिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1986 फोकस करता है ऑन इंटीग्रेटेड विजन ऑफ डेमोक्रेसी एसेंट एंड NU ऑफ पंचायती राज मोमेरेंडम। कमेटी जो है बेसिकली क्या करता है, टेक्स द इंडियन विलेज एंड ग्राम सभा एज अ रिपब्लिकन बेस ऑफ आवर डेमोक्रेटिक नेशन। साथ ही साथ ये क्या करता है, कंसिडर करता है कि ग्राम सभा जो है बेसिकली ग्राम सभा एज एन एम्बेडेंट ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। साथ ही साथ ये रिकमेंडेशन, इनके पास रिकमेंडेशन है ऑफ न्याय पंचायत और इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का। उसके बाद एक सब कमेटी है बेसिकली ऑफ कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो बेसिकली कंस्टिट्यूट किया गया था 1988 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PK थुगोंग। तो थुगोंग कमेटी भी मैं बोलने भूल गया, वो भी इंपॉर्टेंट है। थुगोंग कमेटी, उसके बाद आता है गडगिल कमेटी, ठीक है। तो थुगोंग कमेटी बेसिकली विच मेड द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट टाइम दैट पंचायती राज बॉडी जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करना चाहिए। कौन बोला है, थुगोंग कमेटी का रिपोर्ट में बोला गया। इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे दिया गया मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा बॉडी है, कौन सा ऐसा कमेटी है जिन्होंने पहली बार बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को आप कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो। लेकिन बट द रिकमेंडेशन ऑफ द गडगिल कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1988 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ VN गडगिल, जो बेसिस बनता है, जो ड्राफ्ट करेगा अमेंडमेंट बाय बिल एम्ड एट
कॉन्फरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस और प्रोटेक्ट करेगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, है ना। आप एक बार कमेटी देख लोगे, देखो बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, ठीक है, हनुमंत, जीवी के राय, एल.एम. सिंघवी, पी.के. थुगोंग और वी.एन. गडगिल, ठीक है। अब देखो आप लोग नेक्स्ट चलेंगे चैप्टर नंबर 34 म्यूनसिपैलिटीज़। देखो टर्म अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है इंडिया में सिग्निफाई करता है गवर्नेंस ऑफ अर्बन एरिया। और अर्बन एरिया को आप कैसे गवर्न करोगे? बाय द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो आप अर्बन एरिया को कैसे गवर्न करोगे? थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, यही कह रहा है। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। 8 टाइप का है। कौन सा है? म्यूनसिपालिटीज, सॉरी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है सबसे पहले, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके बाद म्यूनसिपालिटीज है सेकंड, थर्ड है 8 है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि ये 8 है, 8 इन नंबर है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पहला है, म्यूनसिपालिटीज दूसरा है, नोटिफाइड एरिया कमेटी तीसरा है, टाउन एरिया कमेटी चौथा है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, फिर टाउनशिप है, फिर पोर्ट ट्रस्ट है और स्पेशल पर्पस SPA, स्पेशल पर्पस एजेंसीज है। अब देखो सिस्टम ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है, अर्बन गवर्नमेंट वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड है थ्रू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। फिर से पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड है थ्रू 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। एक्ट जो है बेसिकली ऐड किया गया है एक न्यू एक्ट जो है एक न्यू पार्ट ऐड करता है जो कि पार्ट 9A है। पार्ट 9 कौन सा था? हमारा पंचायती राज था। पार्ट 9A जो है वो म्यूनसिपालिटीज़ है, ठीक है। आर्टिकल 243P2 243ZZ। अगर वहीं पे यहाँ चले जाए ना, देखो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ जा रहा हूँ। 243 है और यहाँ पे 243P है, ठीक है। ओ के बाद P आता है, P के बाद P2ZZ है। एक्ट जो है ऑल्सो एड अ न्यू 12th शेड्यूल। 11th शेड्यूल एज इन पंचायती राज था और 12th शेड्यूल एज इन म्यूनसिपालिटीज़ है, ठीक है। 10th क्या है? एंटी डिफेक्शन है। 9th क्या है? 9th शेड्यूल बताओ। उसके बाद देखो दिस शेड्यूल कंटेन्स द 18 फंक्शंस आइटम्स ऑफ म्यूनसिपालिटीज। साथ ही डील करता है विद एन आर्टिकल ऑफ 243W। पार्ट 9 जो है वो क्या करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन देता है टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट इन अर्बन एरिया, और जिसमें से मोस्ट प्रोविजन जो है म्यूनसिपालिटीज़ का वो सिमिलर है टू दोस ऑफ कंटेन पार्ट 9। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, फंक्शंस, सोर्सेज ऑफ इनकम एक्सेट्रा। एक्ट जो है प्रोवाइड करता है 3 टाइप्स ऑफ म्यूनसिपालिटीज इन एवरी स्टेट। जैसे कि 3 टाइप ऑफ म्यूनसिपालिटीज़ है, तो नगर पंचायत पहला है, ठीक है, दूसरा है म्यूनसिपल काउंसिल और तीसरा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 8 टाइप ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, वहीं पे यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ म्यूनसिपालिटीज़ हैं, ठीक है ना, म्यूनसिपालिटीज़ हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 टाइप्स ऑफ म्यूनसिपालिटीज़ हैं। उसके बाद देखो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये बेसिकली टॉप मोस्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो द एक्ट प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ म्यूनसिपालिटीज़ इन एवरी स्टेट। हर स्टेट में 3 म्यूनसिपालिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये टॉप मोस्ट है, ठीक है। मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता था पहले, तो मुझे कोई नहीं समझाता था वैसे, मतलब फिर मुझे खुद से समझना पड़ा। तो देखो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये टॉप मोस्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, और हर स्टेट में 3 म्यूनसिपालिटीज़ रहेंगे, ये अलग है, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। लेजिस्लेचर ऑफ द मेंबर ऑफ म्यूनसिपालिटी जो है वो बेसिकली जनरली इलेक्ट किए जाते हैं बाय डायरेक्ट इलेक्शन, और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन म्यूनसिपालिटीज़। पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, और मेंबर ऑफ लोकसभा, स्टेट असेंबली, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद देखो चेयरपर्सन ऑफ वार्ड कमेटी। तो अगर पॉपुलेशन जो 3 लाख और मोर है वार्ड कमेटी में, वो कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। 2 कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द डेवलपमेंट प्लान्स आर डायरेक्ट प्लानिंग कमेटी ऑफ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी एट मेट्रोपोलिस लेवल। अब देखो इंटर स्टेट रिलेशन है, चैप्टर नंबर 35 है। क्या कहता है कि आर्टिकल 131 जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट बाय वेस्टिंग द सुप्रीम कोर्ट विद एन एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शंस इन द मैटर, वाइल आर्टिकल 262 जो है प्रोवाइड करता है एजुकेशन ऑफ 1 क्लास ऑफ सच डिस्प्यूट बाय एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स, है ना। देखो आर्टिकल 131 जो है वो क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है फॉर जुडिशियल डिटर्मिनेशंस ऑफ डिस्प्यूट्स, किसके बीच में? बिटवीन द स्टेट्स बाई वेस्टिंग द सुप्रीम कोर्ट विद एन एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शंस। एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शंस उनके पास है। वहीं पे आर्टिकल 263 जो है वो क्या करता है? प्रिवेंशन ऑफ इंटर स्टेट डिस्प्यूट बाय इन्वेस्टिगेशन एंड रिकमेंडेशन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, दैट इज इंटरस्टेट काउंसिल। पहला था सुप्रीम कोर्ट, दूसरा था इंटरस्टेट काउंसिल से आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। अब आर्टिकल 262 जो है वो बेसिकली पार्लियामेंट है, जो बेसिकली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। एक ट्रिब्यूनल काउंसिल हो गए यहाँ पे 263 के लिए। 262 जो है वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट जो है, और 131 जो है वो प्रोवाइड करता है जुडिशियल डिटर्मिनेशन जो वेस्टेड है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब यहाँ पे 262 जो है ये
इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है फॉर एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स फॉर वाटर ऑफ एनी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। इंटर स्टेट रिवर जो है बेसिकली वाटर डिस्प्यूट वो एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द जुरिडिक्शंस ऑफ ऑल द कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। अब कमीशन या कमेटी अब देखते हो जो रिलेटेड है टू द सेंट्रल सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो सबसे पहले राजमन्नार कमेटी है, चेयरमैन इसके पीवी राज मन्नार है, और कॉन्स्टिट्यूट किया गया था भाई 2 सितंबर 1969। ठीक है, उसके बाद सरकारिया कमीशन है, उसके बाद सरकारिया कमीशन है जो जस्टिस आर.एस. सरकारिया के द्वारा है, ये 1983 को आया था बाई यूनियन गवर्नमेंट। और पुंची कमीशन है, ये बेसिकली 2007 को आया था। इंटर स्टेट काउंसिल आप देखोगे तो राहुल, अच्छा, हम नेक्स्ट देखेंगे इंटर स्टेट काउंसिल। देखो इंटर स्टेट काउंसिल है क्या, तो द इंटर स्टेट काउंसिल जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट किया गया था किसके लिए, तो कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटर स्टेट डिस्प्यूट के लिए। ठीक है, मतलब दो स्टेट के डिस्प्यूट को कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप किया गया था। ये आर्टिकल 263 क्लॉज ए में दिया गया है। उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल जो है जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट किया गया था थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो डेट किया गया ऑन May 28, 1990 अंडर द एक्ट 263। ये आर्टिकल 263 में दिया गया है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कंसिस्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल द यूटीज़, है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे सरकारिया कमीशन जो है वो रिकमेंड करता है, उन्होंने रिकमेंड किया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल जो है फॉर द कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेट्स विद द यूनियन। वहीं पे इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर और मिलते हैं थ्राइस अ ईयर। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो जिनके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिलते हैं थ्राइस अ ईयर, मीट थ्राइस अ ईयर। जिसके बाद 5 जोनल काउंसिल जो है बेसिकली स्टैब्लिश किया गया है जो डिस्कस करेंगे और एडवाइस करेंगे ऑन द मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। देयर आर सेंट्रल जोन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इलाहाबाद में। जो स्टेट आप देखोगे उसमें इंक्लूडेड है तो वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्दर्न जोन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। स्टेट इन्वॉल्व इसमें क्या रहेंगे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। उसके बाद वेस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन जो है वो हेडक्वार्टर उसका कहाँ है, मुंबई में। तो जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। उसके बाद सदर्न जोन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में। तो वो स्टेट उसमें इन्वॉल्व आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। उसके बाद ईस्टर्न जोन में सबसे पहले आएगा हेडक्वार्टर कोलकाता और स्टेट्स इन्वॉल्व इसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होगा इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। साथ ही साथ नागालैंड जो है आर नॉट इंक्लूडेड इन जोनल काउंसिल एंड देयर कैपिटल प्रॉब्लम्स आर एंड देयर स्पेशल प्रॉब्लम्स आर लुक्ड आफ्टर द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो सेटअप किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के अंतर्गत। सारी सर इट केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन अगस्त 1972। लेटर ऑन सिक्किम जो है बेसिकली इंक्लूड किया गया है 23 दिसंबर 2002। अब देखो ईस्ट जोनल काउंसिल जो है वो कंसिस्ट करता है चीफ मिनिस्टर और 2 अदर मिनिस्टर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स इन जोन एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी। उसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर जो है बेसिकली नॉमिनेट किया गया है टू बी द कॉमन चेयर मैन ऑफ ऑल द जोनल काउंसिल। प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हो। प्लानिंग कमीशन जो है बेसिकली वो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो एज इन देखो प्लानिंग कमीशन बहुत आउटडेटेड टॉपिक है जिसको हम लोग रहने देते हैं और हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं अब नेक्स्ट नीति आयोग के बारे में। तो जनवरी 1, 2015 को एक रिजोल्यूशन जो सेटअप किया गया, मतलब फॉरवर्ड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है नीति आयोग को। नीति आयोग स्टैंड करता है फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है ना, इसका फुल फॉर्म मैंने 2-3 एग्जाम में देख चुका है, तो हो सकता है ये पूछ दे तो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद द आयोग, नीति आयोग जो है हैव बीन 5 सॉरी द नीति आयोग विल हैव फुल 5 टाइम्स मेंबर। ठीक है, उससे पहले देखते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है बेसिकली चेयरपर्सन होते हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं ना अंडमान और निकोबार आइलैंड के, वो मेंबर होते हैं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल का। उसके बाद आयोग जो है नीति आयोग वो विल हैव 5 फुल टाइम मेंबर्स जो बेसिकली परमानेंट मेंबर रहेंगे, 4 यूनियन मिनिस्टर रहेंगे और एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे विथ 3 यूनियन मिनिस्टर्स एज स्पेशल इन्वाइटी। अरविंद पनगड़िया जो है इंडियन इंडो यूएस इकोनॉमिस्ट एंड एक्स
चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो बेसिकली वाज द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड प्लानिंग बॉडी नीति आयोग जो है वो चेयर किया गया बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन February 8, 2015। अब देखो एनडीसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है तो फॉर्म किया गया था इन 1952। तो व्हाट वी से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड इन 1952, जो बेसिकली एसोसिएटेड है टू एसोसिएट द स्टेट्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान। जितने भी मेंबर्स होते हैं ना यूनियन कैबिनेट के, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड मेंबर ऑफ अर्स्ट प्लानिंग कमीशन, वो मेंबर होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं चेयरमैन होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं जितने भी मेंबर यूनियन कैबिनेट के, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी जो है वो बेसिकली मेंबर होते हैं अर्स्ट प्लानिंग कमीशन का। और बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो चेयरमैन होते हैं एनडीसी का। फंक्शन आप देखना चाहो एनडीसी का तो बेसिकली रिव्यू करता है वर्किंग ऑफ नेशनल प्लान, साथ ही साथ रेकमेंड करता है मेजर्स टू मीट द टारगेट ऑफ नेशनल प्लान, और इट्स एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल बॉडी होता है। उसके बाद देखो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है, तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है वो सेटअप किया गया था 1986 को, जो बेसिकली डील करता है विथ वेलफेयर मेजर्स फॉर माइनॉरिटीज़ ऑन ऑल इंडिया बेसिस। साथ ही साथ इंक्लूडेड है, इट इंक्लूड्स यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, लेबर, विमेन, पब्लिक फिगर्स एंड मीडिया और रिप्रेजेंटेटिव। एनडीसी जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, ये आपको याद रखना है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन जो है द कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो आर्टिकल 270, 273, 275, 280 जो है बेसिकली वो सेटअप किया गया बाई प्रेसिडेंट। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1951 को। ठीक है, पहला फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1951 को। उसके बाद देखो फाइनेंस कमीशन जो है वो कंसिस्ट करता है ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। और देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, चेयरमैन जो है बेसिकली सिलेक्टेड है अमॉन्ग द पर्सन जो बेसिकली हु हैव हैड एन एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, वाइल द अदर मेंबर जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं अमॉन्ग द पर्सन हु। तो अदर मेंबर जो रहेंगे उनका क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, तो वो या तो हैव बीन और क्वालिफाइड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट होने के क्वालिफाइड का तक क्वालिफाइड होने चाहिए। साथ ही साथ उनके पास एक स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस और अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ ही शुड हैव या फिर शी शुड हैव हैड वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। और मेंबर ऑफ कमीशन जो है वो होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। मेन फंक्शन आप देखोगे या फिर ड्यूटी देखोगे फाइनेंस कमीशन का तो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को द बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, जो बेसिकली रिकमेंड करता है प्रिंसिपल जो विच शुड गवर्न द ग्रांट इन एड, जो बेसिकली टू बी गिवन टू द स्टेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बेसिकली टेंडर करेगा एडवाइस को, मतलब टू टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट और एनी अदर मैटर्स रेफर किया जाएगा टू द कमीशन और इन इंटरेस्टेड ऑफ साउंड फाइनेंस। उसके बाद सजेस्ट करेंगे अमॉन्ग टू बी पेड टू स्टेट्स ऑफ असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जो इन ल्यू ऑफ असाइनमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट प्रोडक्ट्स। कमीशन जो है बेसिकली सबमिट करता है अपना रिकमेंडेशन। कमीशन जो है वो सबमिट करता है अपना रिकमेंडेशन किसको, प्रेसिडेंट को, जो बेसिकली जनरली एक्सेप्ट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन जो है बेसिकली एप्लीकेबल होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चले जाएंगे इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखो पब्लिक सर्विस कमीशन सबसे पहले आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है एक पब्लिक सर्विस कमीशन, किसके लिए, फॉर यूनियन के लिए। ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो है फॉर ईच स्टेट भी होता है, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो बेसिकली फॉर ग्रुप ऑफ स्टेट्स के लिए होता है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बेसिकली क्रिएट किया जाता है बाय द पार्लियामेंट, जो इन पर्सवेंस ऑफ रिजोल्यूशन जो पास किया जाता है बाय स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सर्व करता है नीड ऑफ स्टेट्स। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो क्या करता है, कैन सर्व द नीड ऑफ स्टेट्स, और इफ सो रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट्स, अप्रूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये कहाँ पे है, रिफर्ड इन आर्टिकल 315।
अपॉइंटमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन जो है और देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस जो है वो कैसे किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है इन केस ऑफ यूनियन, और जॉइंट कमीशन वहीं पे गवर्नर के द्वारा किया जाता है स्टेट में इन केस ऑफ स्टेट कमीशन, ठीक है ना। मतलब अपॉइंटमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन, ठीक है, ये किनके द्वारा किया जाता है। तो अगर वो यूनियन या फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन रहा तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, वहीं पे अगर स्टेट रहा तो गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। आई होप दैट यू आर गेटिंग, है ना। टेनवर आप देखोगे तो 6 ईयर 62 ईयर्स रहता है, देखो वो सब दिया होगा, ओके विल सी। देखो कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो वैलिड नहीं है, मतलब कैन नॉट बी वैलिड टू हैव टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, अपॉइंटमेंट जो गवर्नर के द्वारा किया जाएगा और रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, दोनों में, स्टेट और यूनियन में भी, ठीक है। अब देखो आफ्टर हाफ द मेंबर ऑफ द कमीशन जो है वो शुड बी पर्सन जिनके पास ऑफिस, मतलब हु हैज़ हेल्ड ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, ठीक है। ये आर्टिकल कहाँ दिया गया, ये कहाँ दिया गया, आर्टिकल 316 में। द टर्म ऑफ सर्विस ऑफ द मेंबर देखा जाए तो ऑफ द कमीशन वो कितना है, 6 ईयर फॉर द डेट ऑफ हिज एंटरिंग अपॉन द ऑफिस और अंटिल द एज ऑफ द रिटायरमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब या तो 6 साल या फिर 65 6 ईयर्स, ठीक है। 6 ईयर या फिर 65 ईयर फॉर यूनियन मतलब यूपीएससी, और 6 ईयर या फिर 62 ईयर फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी जो है वो 65 ईयर होता है। एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ स्टेट्स, तो वो कितना रहता है, या फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन वो 62 ईयर्स रहता है। सर्विस अब देखोगे तो सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। तो टर्मिनेट कैसे होगा, तो देखो टर्मिनेट होता है अगर वो रिज़ाइन करते हैं और किसके नाम पर, विथ राइटिंग एन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट और टू द गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। रेजिग्नेशन है ना, रिमूवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिमूवल जो रहेगा वो दोनों प्रेसिडेंट ही करेंगे, है ना। तो अगर रेजिग्नेशन अगर दे रहे हैं तो एज इन आपको तो पता होगा यूनियन में प्रेसिडेंट को करेंगे और एज इन स्टेट में गवर्नर को करेंगे। रिमूवल बाय प्रेसिडेंट दोनों में, है ना। प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मेंबर इफ़ हीज, अगर प्रेसिडेंट कैसे रिमूव कर सकते हैं, अगर वो एडजस्ट इंसॉल्वेंट दिखते हैं तो, ठीक है, या फिर एंगेज हिमसेल्फ इन पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, या फिर इन फर्म्स इन माइंड और बॉडी, और वो कहीं गिल्टी पाए जाते हैं, फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर बाय द सुप्रीम कोर्ट, और इवन इन केस ऑफ स्टेट कमीशन ओनली द प्रेसिडेंट जो है वो कैन रिमूव अ मेंबर वाइल गवर्नर कैन ओनली, मतलब गवर्नर के पास सिर्फ पावर है जो पास करेंगे इंटरिम ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। एक्सपेंस जो है कमीशन का वो बेसिकली चार्ज है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट एज अ केस में भी, वो कहाँ है, वो रेफर्ड इन आर्टिकल 322। डिसेबिलिटीज़ देखोगे तो डिसेबिलिटीज़ जो है जो इम्पोज है वो अपॉन द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट आर। क्या क्या है, तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी वो है इन एलिजिबल है फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, वो फिर से कहीं और पे मेंबर नहीं बन सकते, मतलब फिर से कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए फिर से नहीं जा सकते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, मतलब नाइदर इन स्टेट नॉर इन यूनियंस, मतलब सेंट्रल लेवल पे। चेयरमैन जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन कहाँ पे, एज अ चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, और एज अ चेयरमैन ऑफ एनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन वो और कहीं अदर एम्प्लॉयमेंट आइदर इन अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब वो चेयरमैन बन सकते हैं लेकिन ऊपरी लेवल में, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाला वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बन सकते हैं और कहीं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बन सकते हैं। मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बेसिकली एलिजिबल होता है फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ यूपीएससी, लेकिन वो कहीं अदर एम्प्लॉयमेंट आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में नहीं हो सकता है। साथ ही साथ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बेसिकली एडवाइजरी बॉडी होता है गवर्नमेंट का, जो एक्सेप्ट कर सकता है रिकमेंडेशन और डिपार्ट कर सकता है फ्रॉम इट। फंक्शंस देखोगे आप पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो ये कंडक्ट करते हैं एग्जामिनेशन, यूपीएससी स्टेट पीसीएस है ना, वो एग्जामिनेशन बेसिकली पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होता है फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। साथ ही साथ एडवाइस करता है ऑन एन एनी मैटर सो रेफर टू देम एंड ऑन अदर मैटर विच द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ स्टेट्स में रेफर टू अप्रोप्रिएट कमीशन, ये आर्टिकल 320 में दिया गया है। साथ ही साथ एक्सरसाइज करता है सच एडिशनल फंक्शन एज मे बी प्रोवाइडेड फॉर बाय द पार्लियामेंट और बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, है ना। अब देखो
यहाँ पे देखते हैं इलेक्शन। इलेक्शन में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो जनरल इलेक्शन जो है वो कब होता है, तो हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। जनरल इलेक्शन जो है वो कैसे होता है, हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, मतलब जिसका एज 21 से अधिक हो वो वोट दे सकते हैं। मतलब 18 से, है ना, 18 से वो वोट दे सकते हैं। यहाँ पर देखो एवरी पर्सन जो है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और उनका एज जो है 18 ईयर से कम नहीं है, मतलब नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज इज एंटाइटल टू वोट एट द इलेक्शन प्रोवाइडेड ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ। ठीक है, वो किसी लॉ से डिस्क्वालीफाइड नहीं है। इलेक्शन टू पार्लियामेंट आप देखोगे और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट वो बेसिकली कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ओनली बाय द इलेक्शन पिटिशन इन हाई कोर्ट विद एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 329 में। एक्सक्लूसिव फोरम आप देखोगे फॉर एजुकेटिंग डिस्प्यूट्स जो बेसिकली रिलेट करता है टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 71 में, है ना। उसके बाद देखो इलेक्शन कमीशन के बारे में देखते हैं। तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव द एंटायर प्रोसीजर और मशीनरी फॉर इलेक्शन एंड फॉर सम अदर एंसिलियरी मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इट्स इंडिपेंडेंट बॉडी। तो क्या है वो, इलेक्शन कमीशन। ये कहाँ पे है, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। इलेक्शन कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है जो बेसिकली इंश्योर करता है फेयर इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन जो है वो कंसिस्ट करता है चीफ इलेक्शन कमीशन, साथ ही उसके साथ 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, है ना। इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। प्रेसिडेंट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, आर्टिकल 324 क्लॉज 2। अब देखो चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, सीईसी के बारे में। तो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बेसिकली जिनका टेनवर क्या है 6 ईयर और अप टू 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बेसिकली जिसका टेनवर क्या है 6 ईयर है या फिर 65 ईयर है, विच एवर इज़ अर्लियर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एंजॉय करते हैं वही स्टेटस और रिसीव करते हैं सेम सैलरी एंड पर्क्स एज अवेलेबल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जितना पेमेंट जाता है उतना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिमूव किया जा सकते हैं फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इन द मैनर ऑन द ग्राउंड प्रेस्क्राइब्ड बाय रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिस तरह रिमूव होंगे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा ना, प्रपोजर लगता है, फिर वो पास होता है गवर्नर द्वारा, पहले वो पास होता है, फिर वो पार्लियामेंट जाता है, पार्लियामेंट में पास होता है बाई स्पेशल मेजॉरिटी, उसके बाद ही आप हटा सकते हो। तो सेम इलेक्शन कमीशन को भी, इलेक्शन कमिश्नर को आप वैसे ही हटा सकते हो और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिमूव किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो मैं बता रहा था। बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन जो है हैज़ द पावर ऑफ सुपर इंसिडेंस डायरेक्शंस एंड कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शंस, जो बेसिकली पार्लियामेंट को है और स्टेट लेजिस्लेचर को, एंड ऑफ इलेक्शंस टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 324 क्लॉज 1 में दिया गया है। रीजनल कमिश्नर जो है कैन अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन फॉर असिस्टिंग द इलेक्शन कमीशंस। ये कहाँ पे, आर्टिकल 324 क्लॉज 4 में है। यहाँ पे कुछ नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट वाला आपको बस ये याद रखना होगा, बाकी तो ठीक है उतना क्या है, ज्ञानेश कुमार, है ना, 19 फेब 2025 को ये इलेक्ट हुए थे। उसके बाद देखो फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो द मेन फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर कमीशंस क्या है, मेन फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का, तो उनका काम है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन करना, है ना, बिफोर ईच जनरल इलेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द एलिजिबल वोटर्स। उसके बाद डिलिमिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज, लिमिट का मतलब एज इन कितना सीट्स किस कॉन्स्टिट्यूंसी को कितना मिलना चाहिए, है ना, वो सब। उसके मतलब स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्ट्स में डिवाइड करना। फिर रिकॉग्निशंस ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ और अलॉटमेंट करना है इलेक्शन सिम्बॉल को टू दिस पार्टीज़। उसके बाद प्रेस नोट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो रिलीज किया गया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ऑन 2 दिसंबर 2000 इलेक्शन सिंबल जो है और रिजर्वेशन अलॉटमेंट जो है अदर 1968 जो बेसिकली प्रोमलगेट किया गया बाय इलेक्शन कमीशन 31 अगस्त 1968 इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल 5 एंड 10 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। ऑर्डर जो है, द ऑर्डर इनिशियली कैसे किया गया था, द ऑर्डर इनिशियली मेड
provision both for registration of political parties and also for the recognition as a national and state parties, and also for the specifications and allotments of the election symbol to contesting the elections। साथ ही साथ कमीशन, उसके बाद द कमीशन जो है वो डिसाइड करेगा कि हेंस फोर्थ अगर पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बोलना है तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आप देखोगे तो इट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट्स, मतलब 6% वोट होना चाहिए किन्हीं 4 स्टेट में एट अ जनरल इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल और एन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, या तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, या मतलब हाउस ऑफ पीपल्स में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना 6% ऑफ वैलिड वोट्स पड़ना चाहिए। दूसरा क्या होगा, इन एडिशन अगर विन एटलीस्ट 4 सीट्स, कम से कम 4 सीट्स जीतते हैं इन हाउस ऑफ पीपल फ्रॉम एनी स्टेट्स, कोई भी स्टेट से, और या फिर 2% सीट जीतते हैं इन हाउस ऑफ पीपल, दैट इज 11 सीट्स इन एग्जिस्टिंग हाउस हैविंग 543 मेंबर्स। तो लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, उसमें से अगर वो 11 सीट्स दैट इज 2% अगर जीतते हैं तो ठीक है, या फिर 4 सीट्स जीतते हैं इन अ हाउस ऑफ पीपल्स ऑफ एनी स्टेट्स। दूसरा हो गया, अगर मान लो ये हो गया हमारा नेशनल पार्टी का। ठीक है, नेशनल पार्टी का आई होप दैट यू अदर अब रिमेंबरिंग का पता चल जाएगा। देखो होता क्या है कि कम से कम इन पोल्ड इन एनी 6% जो है उनको वैलिड वोट मिलना चाहिए कोई भी 4 स्टेट्स में। ठीक है, या फिर 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, या फिर ये 4 सीट जीतते हैं लेजिस्लेटिव लोकसभा में फ्रॉम एनी स्टेट्स। ठीक है, या फिर 11 स्टेट्स 4 और मोर स्टेट्स एट अ जनरल कहाँ गया, हाँ, और 11 सीट जो जीतते हैं वो 543 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मतलब लोकसभा में से। अब देखो किसको स्टेट पार्टी बोलेंगे, तो स्टेट पार्टी का क्या है क्राइटेरिया, ये सिक्योर करते हैं एटलीस्ट 6% कहाँ पे, वैलिड वोट पोल इन स्टेट एट जनरल इलेक्शन। तो स्टेट के जनरल इलेक्शन में अगर 6% वैलिड वोट जीतते हैं आइदर टू हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न एंड, और दूसरा है इन एडिशन अगर कितना जीतते हैं ये 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न और इट विंस एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स और एटलीस्ट 3 सीट्स इन द असेंबली विच एवर इज मोर। ठीक है, दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा। उसके बाद चौथा जो है द प्रिपरेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट देखा जाए पॉलिटिकल पार्टीज का, तो देखो ये सेंट्रल का और यहाँ पे स्टेट का, स्टेट पार्टी और सेंट्रल पार्टी दोनों हम लोग ने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज का कोड ऑफ कंडक्ट। तो द टेंडरिंग ऑफ द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट जो है रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेट्रा, साथ ही साथ अपॉइंट करना है ऑफ द इलेक्शन ऑफिसर्स टू लुक इनटू द डिस्प्यूट्स कंसर्न करेगा जो इलेक्शन अरेंजमेंट्स को। उसके बाद द प्रिपरेशन जो है ऑफ रोस्टर फॉर द सेंट्रल ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट बाय वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, साथ ही साथ कीप द वोट लिस्ट अप टू डेट ऑल टाइम, वोटर लिस्ट जो है हमेशा अप टू डेट होना चाहिए, साथ ही साथ टू यूज़ द आइडेंटिटी कार्ड टू द वोटर्स। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ और बाउंड्री कमीशन जो है बेसिकली कमीशन है जो कि स्टैब्लिश किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। फिर से डिलिमिटेशन कमीशन या फिर बाउंड्री कमीशन है जो बेसिकली इंडिया का है, वो स्टैब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर किसके, तो प्रोविजन्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। मेन टास्क आप देखोगे डिलिमिटेशन कमीशन का तो रीड्रॉ करना है बाउंड्री ऑफ द वेरियस असेंबली और साथ ही साथ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन रिसेंट सेंसस। ये कहाँ पे है, ये आर्टिकल 82 में दिया गया है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन जो है फ्रॉम ईच स्टेट जो है वो चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज। हाउएवर नंबर ऑफ एससी और एसटी सीट्स जो है वो स्टेट में पर्टिकुलरली चेंज किया जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद द सेंसस के अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ कमीशन जो है इंडिया का ये बेसिकली हाई पावर बॉडी है, ठीक है, जिसका ऑर्डर जो है वो हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। किसी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी के एज एन ऑप्शन में भी पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन जब सेकंड थर्ड ऑप्शन में डिलिमिटेशन कमीशन का था तो सीधा यही स्टेटमेंट था कि क्या वो क्वेश्चन किया जा सकता है इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट। देखो these orders come into force on date to be specified by the President of India in this behalf, और the company जो है of this order are laid before, the copies of this order जो है वो laid before the houses of people and the state legislative assembly concerned, but no modification, कोई भी modification जो है वो permissible नहीं है in by them।
उसके बाद इन सच देखा जाए तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड 4 टाइम्स। ये तो क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, 2023-24 में पूछा गया था कि कितने बार डिलिमिटेशन कमीशन जो है कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया यूपीएससी में, है ना। तो मतलब यूपीएससी में ये 2023 में पूछा गया था। अब देखो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो 4 बार एज इन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। कौन सा ईयर में? 1952, 1963, 1973 एंड 2002। और देखो रीसेंट डिलिमिटेशन कमीशन देखोगे वो सेटअप किया गया था 12 जुलाई 2002 आफ्टर 2001 सेंसस। किसके द्वारा? विद जस्टिस कुलदीप सिंह, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है एज इट्स चेयरपर्सन। उसमें रिकमेंडेशन जो है कमीशन का वो बेसिकली अप्रूव किया जाता है बाय यूनियन कैबिनेट ऑन जनवरी 10, 2008, साथ ही साथ बाय द देन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ऑन 19 फरवरी 2008। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली स्पेसिफिकली अमेंड करता है इन 2002। कितना नंबर अमेंडमेंट एक्ट था वो? तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो बेसिकली क्या कहता है कि प्रोविजन अंडर 170 क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 82 जो है नॉट टू हैव डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी टिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। मतलब डिलिमिटेशन कमीशन के अंतर्गत कुछ भी चेंजेस अभी फिलहाल नहीं लाया जाएगा अंटिल द सेंसस 2026 हो जाता है। रीसेंट डिलिमिटेशन कमीशन रीसेंट डिलिमिटेशन जो है वो हैव बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2001। उस इलेक्शन कमीशन ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जो है अलॉन्ग विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC ऑफ इंडिया आर मेंबर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देख लेंगे, अब छोटे छोटे चैप्टर बचा हुआ है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इन हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये कहाँ कौन सा आर्टिकल दिया गया है? आर्टिकल 343। इंग्लिश जो है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है टू बी यूज्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन साइड बाई साइड विथ हिंदी टिल 1965। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज देखोगे कमीशन का तो अपॉइंट किया गया था फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन तो 1955 को अंडर श्री BG खेर एज चेयरमैन। एंड इट्स रिकमेंडेशन जो है दैट अ रिजिड डेडलाइन फॉर चेंज ओवर ऑफ लैंग्वेज शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड। दिस रिकमेंडेशन जो बेसिकली एक्सेप्ट कर दिया गया था। क्लासिकल लैंग्वेज देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि एक न्यू कैटेगरी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन 2003 बनाया जाएगा और ले डाउन किया जाएगा क्राइटेरिया फॉर कन्फरिंग द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2006। एट प्रेजेंट आप 2016 में देखोगे तो 6 लैंग्वेज दैट इज तमिल इन 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नडा 2008, मलयालम 2013, ओडिया 2014 आर ग्रांटेड द क्लासिकल लैंग्वेज। क्या इसमें कुछ चेंजेस आया गया है 2026 में? अगर इफ़ यू आर वेल अवेयर विद करंट अफेयर्स यू कैन राइट इट डाउन ऑन माई कमेंट सेक्शन। लैंग्वेज ऑफ स्टेट लिंक लैंग्वेज देखोगे तो आर्टिकल 345 जो है वो सीक करता है कि टैकल कर सकते हैं इशू ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ईच स्टेट एंड लैंग्वेज फॉर इंट्रा स्टेट ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस। लेजिस्लेचर जो है ऑफ द स्टेट वो अडॉप्ट कर सकता है एनी वन और मोर लैंग्वेजेस अंडर इन स्टेट और हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द स्टेट। साथ ही साथ देयर इज ऑल्सो ए प्रोविजन फॉर रिकॉग्निशंस ऑफ एनी other languages for official purposes of the states or any part thereof upon a substantial popular demand for it being made to the president। ये आर्टिकल 347 में दिया गया है। अब देखो लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ लॉ। तो अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स अदरवाइज इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट। जितने भी प्रोसीडिंग्स होंगे, है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स मतलब आप समझ रहे हो ना, जितने भी बयान दिए जाएंगे, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का ये बयान है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। ऑल द प्रोसीडिंग्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के वो इंग्लिश में किए जाएंगे। ऑल बिल्स और अमेंडमेंट्स देयर टू बी मूव्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, सारा इंग्लिश में रहेगा। ऑल एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ये भी इंग्लिश में रहेगा। ऑल ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑल ऑर्डर्स, रूल्स, regulations or bylaw issued under the constitution or under any law made by the parliament or the legislature of the state। फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बेसिकली प्रिस्क्राइब किया जाता है यूज ऑफ एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश फॉर बिल एंड एक्ट्स पास्ड बाय इटसेल्फ और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मेड दस अंडर। उसके बाद लैंग्वेज जो है इंक्लूड करता है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लैंग्वेज जो है इंक्लूड करता है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें से कौन सा लैंग्वेज है? तो आसाम, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीर, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपालीस, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मैथिली, संथाली, दोगरी एंड बोडो। 22 होगा टोटल। सिंधी जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर इंसर्ट किया गया था
कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। कोंकणी और मणिपुरी है और नेपाली जो है वो इंसर्ट किया गया था बाई कॉन्स्टिट्यूशन 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली जो है वो इंसर्ट किया गया बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। और ओनली प्रिविलेज जो गेन किया गया है बाय द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल आर, कौन सा है, टू हैव अ मेंबर इन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन और टू बी कंसिडर्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ये 8th शेड्यूल में ओनली प्रिविलेज जो गेन किया गया है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेशनल सिंबल में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अभी फिलहाल इस पर करंट अफेयर्स में बहुत कुछ नेशनल एंथम में, नेशनल सॉन्ग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग जो है बेसिकली अ हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर डीप सैफरन केसरिया और टॉप वाइट इन मिडिल, ये सबको पता होना चाहिए, है ना। बहुत डेप्थ में क्या ही बताऊँ मैं इसमें। डार्क ग्रीन एट बॉटम आप देख लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेट एम्बलम आप देखते हो, तो यहाँ पे नोट में सबसे पहले देख लेते हैं या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन अन इम्पॉर्टेंट जजमेंट इन जनवरी 2004 सुप्रीम कोर्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ जस्टिस BN खाड़े प्रोनाउंस्ड दैट अनफर्लिंग दैट इज होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग जो है वो फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का क्लॉज ए में है, ठीक है। 19 क्लॉज 1 का ए में अनफर्लिंग या फिर होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद For the first time, National Flag of India was hosted in midnight of 14th August 1947। उसके बाद आगे हम देखते हैं स्टेट एम्बलम के बारे में। तो स्टेट एम्बलम जो है बेसिकली अडेप्टेशन फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। इन ओरिजिनल देखोगे तो देयर आर 4 लायंस, 4 लायन है, ठीक है। कितना? 4 लायन है जो स्टैंड करता है बैक टू बैक माउंटेड ऑन अबैकस विथ फ्रीज कैरिंग स्कल्पचर इन हाई रिलीफ ऑफ एन एलिफेंट, अ गैलोपिंग हॉर्स, अ बुल, अ लायन separated by intervening wheels over a bell-shaped lotus or carved out of a single block of polished sandstone. The capital of crowned of by wheel, the wheel of law, that is dharma चक्रा। अब देखो इन स्टेट देखते हो तो इन द स्टेट एम्बलम जो अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन 26 जनवरी 1950 ओनली 3 लायन जो है बेसिकली विजिबल है और द 4th बीइंग द हिडन फ्रॉम द व्यू, मतलब आगे तरफ के पीछे जो है, इसीलिए बैक टू बैक है ना। व्हील जो है वो अपीयर करता है इन द रिलीफ इन द सेंटर ऑफ द पैकस विथ अ बुल। उसके बाद ऑन राइट एंड हॉर्स ऑन लेफ्ट एंड आउटलाइन इन अदर व्हील ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट। बेल शेप्ड लोटस जो है वो हैज़ बीन ओमिटेड और द वर्ड सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडका उपनिषद, वो मीनिंग ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, ठीक है। क्या? ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, एज इन यू कैन यूज इट इन योर व्हाट वी से you can use it in your essay, okay, are inscribed below the abacus in देवनागरी स्क्रिप्ट। उसके बाद देखो द यूज़ ऑफ स्टेट एम्बलम जो है इंडिया का एज द ऑफिशियल सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बेसिकली रेगुलेट किया गया बाय स्टेट ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। नेशनल एंथम देखोगे तो सॉन्ग जन गण मन जो है वो कंपोज किया गया था ओरिजिनली इन बंगाली बाय रविंद्रनाथ टैगोर और अडॉप्ट किया गया था इन हिंदी वर्जन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। ये आपको याद रहना चाहिए डेट, ये इस बार तो आपको 100% याद रहना ही चाहिए। इट वॉज फर्स्ट sung on 27 December 1911 at Kolkata session, chairman पंडित विशन नारायण दत्त ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कंप्लीट सॉन्ग जो है कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैंजा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया? हैज़ पब्लिश्ड इट इन तत्वबोधिनी इन 1912 विथ द टाइटल भारत भाग्य विधाता and translated it into English in 1919 with the title Morning Song of India. Credit of composing the present tune music of a national anthem goes to Captain Ram Singh Thakur, an INA Sepoy, Indian National Army. Okay. प्लेइंग टाइम जो है वो फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकेंड है, अ शॉर्ट वर्जन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। कितना स्टैंजा है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वंदे मातरम में इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है ना, सिर्फ 2 ही स्टैंजा उसमें गाया जाता था, तो इसलिए इसका स्टैंजा कम से कम आपको पता रहना चाहिए। फिर एट लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा प्लेइंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 20 सेकेंड इज ऑल्सो प्लेड ऑन सर्टेन ओकेशन। उसके बाद यहाँ पे नेशनल सॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम कंपोज किया गया था संस्कृत में बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। ये बेसिकली सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है टू द पीपल इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। साथ ही साथ इट हैज़ एन इक्वल स्टेटस विथ जन गण मन और द फर्स्ट पॉलिटिकल
occasions when it was sung at 1896 session chairman रहमतुल्लाह सयानी on Indian National Congress। सॉन्ग जो है वो पब्लिश किया गया था इन नॉवेल आनंद मठ 1882, जो ऑथर्ड किया गया है भाई बंकिम चंद्र चटर्जी। है कोई सारा चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सॉन्ग जो है वो पब्लिश किया गया है इन नॉवेल आनंद मठ, और ऑथर किया है, ऑथर्ड कौन है उनके, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। प्लेइंग टाइम ऑफ द सॉन्ग जो है 1 मिनट एंड 5 सेकेंड्स है 65। नो बडी कैन बी फोर्स टू सिंग द नेशनल सॉन्ग। सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है बिगिन करता है विद जन गण मन और कंक्लूड करता है वंदे मातरम से, है ना। उसके बाद नेशनल कैलेंडर देख लेते हैं थोड़ा। नेशनल कैलेंडर जो है वो बेस्ड ऑन साका एरा चैत्र एज इज फर्स्ट एंड नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज। तो चैत्र सबसे पहला ईयर था, है ना, चैत बैसाख फागुन ऐसे भी सारा तो मुझे याद नहीं है, कुछ कुछ जो याद था मैंने बताया अभी। जो 22 मार्च 1957 अलॉन्ग विद द ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉर द फॉलोइंग ऑफिशियल पर्पस गैजेट ऑफ इंडिया, न्यू ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कैलेंडर्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट कम्युनिकेशन एड्रेस टू द मेंबर ऑफ पब्लिक। डेट्स ऑफ नेशनल कैलेंडर जो है वो बेसिकली परमानेंट है, जो करस्पॉन्ड करता है विद द डेट ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर। एक चैत्र जो फॉलोइंग ऑन 22 मार्च नॉर्मली एंड 22 मार्च इन लीप ईयर। नेशनल एनिमल जो है वो मैग्निफिसेंट टाइगर है और पैंथेरा टिग्रिस, है ना। उसमें नेशनल बर्ड द इंडियन पिकॉक, पावो, क्रिकैसियस। नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल ट्री बनियान ट्री, नेशनल फ्रूट मैंगो, और नेशनल एक्वाटिक एनिमल द मैमल गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट कमेंट्स अब देखते हो तो राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट इज बेस्ट। ये किन्होंने बोला है, ये लक्ष्य ने बोला है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये हम लोगों ने ना लूसेंट का जितना भी टॉपिक्स होता है उसको बहुत थॉरली डिस्कस किया है, ठीक है। आई डोंट थिंक दैट आई हैव मिस्ड अ सिंगल टर्म्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। काफ़ी कोशिश मैंने किया है। इफ़ इन केस आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि कुछ टर्म्स छूट गए होंगे, जैसे कि सब इंपॉर्टेंट्स बुक हो गए, ये इंपॉर्टेंट कमेंट्स हो गए, तो आप बताओ, मैं उसके लिए अलग एक साइड में लेक्चर ले आऊँगा, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव डन मच मोर थिंग्स विच पीपल एक्चुअली नीड और उनको मिलता नहीं है, ठीक है, एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ लूसेंट्स। सॉरी फॉर द पीडीएफ, ये पीडीएफ थोड़ा सा ब्लड है, वो मुझे पता नहीं था, अदरवाइज आई वुड हैव चेंज्ड इट, ओके। एंड टिल नाउ आफ्टर दैट इकोनॉमिक्स का PT 365 आएगा, उसके बाद इन्वायरमेंट का आएगा। बोथ आर मच इंपॉर्टेंट, ये 10 दिन में दोनों मैं कंप्लीट कर दूंगा, ओके। उसके बाद देखते हैं क्या और डिस्कस करना है। एंड इसका पार्ट बाई पार्ट भी लेक्चर वीडियो होगा, 7 पार्ट भी होगा, एक सिंगल लेक्चर वीडियो भी रहेगा जिसमें सारा एक ही साथ रहेगा, ठीक है। आई होप दैट यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर वीडियो सीरीज। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड, ओके।